Good morning, all of you. In this part of alkenes, we will study about their nomenclature, classification, their different physical properties like melting or boiling point, dipole moment, geometrical isomerism, acidity, stability, and so on. So first of all, we will see about the definition of the hydrocarbons. क्योंकि जो आपके एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस है, these all are hydrocarbons. So सबसे पहले हम ये देख लें कि आखिर हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है. जैसे कि जो इसका नाम है, as their name reflects, there are two words. One is the hydro, other one is the carbon. So means the carbon which are formed by the combination of two atoms, that is the carbon and hydrogen. So these called hydrocarbons. So the compound which contains only carbon and hydrogen are called the hydrocarbons. लेकिन सिर्फ इससे ये पता नहीं चलता हमें कि किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन की जो लॉन्ग चेन बनेगी वो आपके उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल है या ट्रिपल है. लेकिन वट ever may be the nature of the compound, whether the double bond, single bond, or the triple bond is present, irrespective of these double, single, or the triple bond between the carbon and carbon atom, this whole compound which contain only carbon and hydrogen called as the hydrocarbons. अपने hydrocarbons कहते हैं. ये जो प्रॉपर्टी है, जो ये लंबी चेन आपकी बन जाती है, जिसकी वजह से आपके ये डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स बन पाए, कार्बन की जो एक प्रॉपर्टी होती है उसे आप क्या कहते हैं? दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द कैटिनेशन. So there is a property of self-linking property, the self-linking property of an atom of an element to form the long chain, branch chain, and so on, that called as the catenation. Due to that catenation property of the carbon can form the large number of these hydrocarbons and other compound also. तो ये catenation की ही ऐसी property होती है. पूरी periodic table में जो सबसे ज्यादा catenation दिखाता है वो आपका कार्बन ही है. It shows the maximum catenation in the periodic table. और इसके बाद हम देखते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन्स आखिर हो कौन कौन से सकते हैं. तो हाइड्रोकार्बन्स जो है आपके डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं. दे विल द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दे विल द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. सैचुरेटेड वो होते हैं जिन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ कैसे बॉन्ड हो? सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो. द कंपाउंड्स व्हिच हैव ओनली सिंगल बॉन्ड इन बिटवीन द C and C atoms in the straight chain or the branch chain are called as the saturated hydrocarbons. For example, alkanes. एल्क यहाँ पे किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है? एल्क मींस नंबर ऑफ कार्बन एटम. एएनई किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है? मींस देयर इज ए सिंगल बॉन्ड. तो एल्क मींस नंबर ऑफ द कार्बन एटम, एएनई मींस द सिंगल बॉन्ड बिटवीन द सी एंड सी एटम. अब जो आपकी कार्बन एटम की चेन है उसको आप कभी स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं कि आप बिल्कुल देखो स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रा कर दें. स्ट्रेट लाइन ड्रा करने से आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि उसके अंदर कार्बन कितने हैं. इसलिए कार्बन का भी पता चले कि व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर चेन, वी ऑलवेज शो दैट चेन इन ए जिगजैग मैनर. इन द जिगजैग चेन द एवरी पॉइंट, एवरी एंड, जितने भी आपके देखो एंड है, ये जो आपका एंड हो गया वो भी कार्बन है. बीच में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो भी आपका कौन है? बोलो, कार्बन है. जहाँ पे मैंने देखो भी डॉट लगाया, दिस ऑल आर कार्बन. यहाँ पे C प्रेजेंट है. और बची हुई वैलेंसी कौन पूरी करता है? वो हाइड्रोजन पूरी करता है. तो जहाँ पे C है, आप हर C के बॉन्ड काउंट करें. कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. तो जो कॉर्नर वाला कार्बन है उसका तो देखो एक ही बॉन्ड आपको दिख रहा है, इसका मतलब वहां पे आप 3H लगा देंगे, CH3. दोनों ही एंड के ऊपर देखो ऐसे CH3. और जो मिड वाले कार्बन है वहां पे हर कार्बन के 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, वन राइट वन लेफ्ट, तो वहां पे आप 2H लिख देंगे इस टाइप से. एक चीज और हम आपको फिर से बता दें, हर बार मैंने बताई भी है आपको ये बात कि कई बार स्टूडेंट्स इसी चीज में पजल हो जाते हैं. देखो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने दोबारा ये ड्रा करके आपको दिखाई कि हम जो C है, कई बार हम C को इसके आगे लिख देते राइट साइड में, जैसे मैंने पहले लिखा, कई बार हम इधर लिख देते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको यही ध्यान रखना है, जो ये चेन है, इस चेन के अंदर जो बॉन्ड बना हुआ है सिंगल बॉन्ड, दैट बॉन्ड इज ओनली इन बिटवीन द C एंड C एटम. उसके बाद जो ये हमने H लगाया यहाँ पे, H कहाँ पे प्रेजेंट है आपके? देखो ये हम H के बारे में आपको बता, these H are attached with the कार्बन एटम, क्योंकि कार्बन को अपनी वैलेंसी कंप्लीट करनी होती है. यहाँ पे देखो 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड हो गए. तो आप देख सकते हैं इस ओपन चेन स्ट्रक्चर के अंदर, जिसमें हमने क्या दिखाया, दीज H आर अटैच्ड विद द कार्बन. और जो सिंगल बॉन्ड पहले दिखाए थे, दीज आर प्रेजेंट इन बिटवीन C एंड C एटम. तो इन छोटी छोटी बातों को आप जरूर ध्यान रखेंगे ताकि स्ट्रक्चर ड्रा करते वक्त आगे आने वाला जो हमारे और जो टॉपिक आएंगे उसमें आपकी पजलिंग क्रिएट ना हो. So these are the saturated hydrocarbons. Next आ जाते हैं unsaturated hydrocarbons. The compounds which have, if there is a double or the triple bond in the long chain of carbon atom or in the branch chain of carbon atom, these such type of compound called the unsaturation. तो उसमें unsaturation आ गई है, तो आप उससे कहते हैं unsaturated hydrocarbons. तो कौन हुए ये आपके compounds? The compounds which contain C double bond C or the C triple bond C
इन देयर स्केलेटन, जो स्केलेटन होता है उस कंपाउंड का, उसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, तो आप उन्हें कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एग्जांपल कौन हुए? एग्जांपल आपके हैं एल्कीन और एल्काइन। सिमिलरली यहाँ पे एल्क वर्ड यूज कर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम को, और ENE रिप्रेजेंट करता है देयर इज ए डबल बॉन्ड in between the C and C atom. Or similarly in alkynes, the alk represents the number of carbon atom and YNE represents the number of YNE represents the triple bond in between the C and C atom. तो ये alkene के बारे में, L क्या हुआ? Number of carbon atom, ENE क्या? Double bond between the C and C atom. तो ये unsaturated hydrocarbons हो गए. Similarly alkyne में आपने triple bond दिख रहा है, L represents number of the carbon atom, YNE represents the ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन द सी एंड सी एटम। आप दोनों एग्जांपल में देखिए, बोलो कार्बन कितने हैं, चलो हम आपसे पूछ लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम। आपके देखो इंटरसेक्शन पॉइंट देखो कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बोलो कितने हो गए यहाँ पे भी 4। नेक्स्ट में बताएं, देखो 1 कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, बोलो कार्बन कितने हो गए इसमें भी 4। अब वैलेंसी पूरी कैसे करते हैं, जितने भी कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, तो अब क्या करें, कार्बन का 1 बॉन्ड दिख रहा है टर्मिनल ऊपर वाले आपके एल्कीन्स के अंदर, देखिए देखो आपने 3H लगा दिए, बीच वाले नेक्स्ट कार्बन को आपके यहाँ पे 2H लगा दिए, नेक्स्ट वाले को देखो 3 बॉन्ड बन गए, दो तो देखो डबल बॉन्ड, एक सिग्मा होता है डबल बॉन्ड में, और एक क्या होता है बोलो आपका पाई, 2 बॉन्ड तो इधर हो गए, एक ये इधर देखो सिग्मा बॉन्ड, तो एक H ही लगेगा। कॉर्नर वाला जो इस एंड लेफ्ट साइड के एंड वाला, इसके 2 बॉन्ड हो चुके हैं पहले से, तो 2H लगाएंगे। तो इस टाइप से आप धीरे धीरे इन चीजों को सीख जाते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट नीचे वाले को देखें, एंड वाला कार्बन, वहां पे देखो हमने 3H लगा दिए, नेक्स्ट वाले को 2 बॉन्ड दिख रहे हैं तो 2H लगा दिए, नेक्स्ट वाले में कुछ लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज देयर वैलेंसी इज कंप्लीट, ऑलरेडी कंप्लीट, बिकॉज कार्बन हैज 4 बॉन्ड्स। जो टर्मिनल कार्बन है इसके अब आप देखें 3 बॉन्ड्स हैं, तो एक ही H आप लगाएंगे। तो इस टाइप से जब भी आप एग्जाम में कोई कन्वर्जन करेंगे, आगे जाके आपको स्ट्रक्चर ड्रा करनी पड़े, तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें, जो आपने कार्बन कार्बन की चेन बनाई उसके ऊपर H की जो नंबर है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। कहीं पे CH3 लिखना, आपने CH2 लिख दिया तो आपके उसके ऊपर क्रॉस लगा के उसमें 0 मार्क्स दे दिए जाएंगे। उसको छोटी गलती आप ना समझे, वो कंपाउंड ही बदल गया, कंपाउंड ही आपका गलत हो गया, स्ट्रक्चर ही आपकी गलत हो गई, उसके बाद आपने बिल्कुल चाहे कितना भी ठीक कर रखा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें। तो ये अनसैचुरेटेड हो गए दोनों, चाहे एल्कीन्स हो चाहे आपके एल्काइंस हो। नेक्स्ट जो एल्कीन्स होती हैं आप क्या कहते हैं, olefins कहते हैं, oil forming compounds, because the lower member of the alkenes have the tendency to form the oily liquids on reaction with the chlorine gas, so they called as the olefins. एल्काइंस को क्या कहते हैं, दे कॉल द एसिटिलीन, क्योंकि इसका जो लोवेस्ट मेंबर है आपका, लोवेस्ट मेंबर जो एल्काइन का होता है वो बोलो कौन होता है, वो आपके होते हैं एसिटिलीन, जिसमें सिर्फ 2 ही कार्बन होते हैं, देखो C ट्रिपल बॉन्ड C, सिर्फ 2 कार्बन वाला, इसका कॉमन नाम एसिटिलीन होता है, ACETYLENE जैसे हमने लिखा। वैसे इथाइन कहते हैं, तो इसलिए लोअर मेंबर के बेसिस के ऊपर आप इन्हें क्या कह देते हैं, एसिटिलीन्स भी कह देते हैं, बिकॉज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्काइन सीरीज इज एसिटिलीन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है विच आर मोर रिएक्टिव, एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन द एल्केन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव साइट। आगे हमने अलग से भी क्वेश्चन आपके लिख रखा है कि जो रिएक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है ऑन द कि रिएक्टिव साइट है या नहीं। रिएक्टिव साइट मींस द प्रेजेंस ऑफ द डबल बॉन्ड और द ट्रिपल बॉन्ड और एनी फंक्शनल ग्रुप इन द गिवन कंपाउंड। तो अगर कोई भी रिएक्टिव साइट का होना जरूरी है तभी वो कोई ना कोई रिएक्शन दिखाएगा, अदरवाइज कंपाउंड कम इन द कैटेगरी ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स। तो लीस्ट रिएक्टिव स्पीसीज कौन होती हैं, एल्केन्स होते हैं, क्योंकि जो एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स के अंदर तो आपके कोई भी फंक्शनल ग्रुप होता नहीं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड भी होते हैं। फर्दर एल्काइंस जो होते हैं वो भी एल्केन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि एल्काइंस के अंदर आपके ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं। तो एल्कीन और एल्काइंस बोथ आर मोर रिएक्टिव देन दी एल्केन्स, because both alkene and alkynes have the reactive site. In alkenes there is a double bond, in double bond there is a one sigma one pi bond, pi bond is a weak bond which can easily be polarized, जो आराम से इधर उधर मूव हो सकता है, पोलराइजेशन हो सकती है, जबकि एल्केन में ऐसा इजीली नहीं हो सकता है, क्योंकि मोर ड्यू टू द मोर पोलराइजेशन इन एल्कीन एंड द एल्काइंस। और वो क्यों, क्योंकि एल्कीन और एल्काइंस के अंदर पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से वीक होता है, इसलिए उनकी इजीली मूवमेंट हो जाएगी इधर उधर, और इधर उधर मूवमेंट होने से सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा कंपाउंड में, और जिसकी वजह से वो जो एरिया है वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा उस कंपाउंड का। नेक्स्ट हम देखते हैं अब एल्कीन्स के बारे में, क्योंकि हमारा चैप्टर एल्कीन्स का चला हुआ है। तो व्हाट आर एल्कीन्स, आखिर इसकी डेफिनेशन क्या है।
डेफिनेशन के अंदर हम ये बताते हैं कि उसकी स्ट्रक्चर में क्या है, उसका फार्मूला क्या बनने वाला है। सो द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन द डबल बॉन्ड इन बिटवीन C and C atom and a general formula CnH2n are called as the alkenes। क्योंकि आपने पहले पढ़ा था जो एल्केन्स हैं उनका फार्मूला क्या होता है, CnH, H कितने 2n+2 होता था, लेकिन हमें 2 हाइड्रोजन कम करने पड़ते हैं, अभी हम आपको बताएं भी। जैसे जो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैसे क्रिएट किया जाता है, 2H हटाने के बाद। देखो जैसे आपके पास ये हमने कोई एल्केन की स्ट्रक्चर बना दी, आपको दिख रहा होगा इसमें देयर इज ओनली सिंगल बॉन्ड इन बिटवीन द C and C atom, सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन। अगर हम इस एल्केन को एल्कीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बोलो कैसे करेंगे। आपके पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है कि आप H हटाएं, कहां से हटाएं, एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर से हटाएं या नॉन एडजेसेंट। हमें एल्कीन बनानी है तो देखो हमें क्या करना पड़ा, फार्मूला क्या है इसका, CnH2n+2। आप आराम से देख भी सकते, बोलो का आपके यहाँ पे आप ध्यान से देखो कार्बन कितने इसमें, देखो 1 2 3 4 है। अगर मैं इनकी वैल्यू देखो यहाँ पे 4 पुट कर दे, देखो इनकी जगह देखो हमने 4 पुट कर दिया, C4 हो गया। फिर H2n+ में 4 पुट करें वहां पे, 4 2 8 + 2 H10 हो गया। आप H काउंट कर ले, देखो ऊपर कितने हो गए, देखो 3 2 5 2 7 और 3 10। इट मींस आपके ये एल्केन का फार्मूला बिल्कुल ठीक है। तो एल्केन का बोलो जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अब हमें एल्कीन्स का फार्मूला सर्च आउट करना है, और एल्कीन बनते कैसे, एल्कीन से क्या हटाएं हम इसके अंदर। देखो हमने इसमें हटा दिए 2H एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर से। कौन से एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर से हटाए, देखो जिनके ऊपर हमने ये, अब रेड टिक में आपके सामने लगा देता हूँ, एक H यहाँ से हटा दिया, एक H यहाँ से हटा दिया। दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी कम हो जाएगी, तो उनके बीच में बन गया डबल बॉन्ड, जैसे हमने रेड कलर से शो कर रखा है। अब 2H कम हुए तो देखो फार्मूला आपका क्या बन गया, देखो फार्मूला क्या हो गया, CnH2n+2 था ना, माइनस में 2 और लिख दिया, देखो हमने आगे लिख दिया ना -2। अब +2 - 2 कैंसिल हो गया, तो बोलो क्या बच गया आपका फार्मूला, CnH2n। देखो ये 2 से 2 देखो आपका कैंसिल हो जाएगा, इस टाइप से क्लियर हो गया। तो इस टाइप से फार्मूला बोलो एल्कीन्स का आपने क्या सीखा, बोलो क्या फार्मूला होता है एल्कीन्स का, CnH2n। देखो ये कैंसिल हो गए थे, यहाँ पे क्लियर हो गया था। तो अगर हम 2H हटाते हैं तो क्या होता है, एल्कीन बन जाते हैं। लेकिन 2H कहां से हटाएं ये भी आप सीख लिया, आपसे पूछा जा सकता है, फ्रॉम दी एडजेसेंट कार्बन एटम, साथ साथ वाले कार्बन से हमने हटाया था। लेकिन नॉन एडजेसेंट से हटाए तो देखो क्या होगा, अब ध्यान से देखो, देखो ये हमने क्या किया यहाँ पे, हमने ऐसा किया कि देखो जिसके ऊपर मैं टिक कर रहा हूँ, एक तो H यहाँ से हट गया नंबर 1 वाले से, एक नेक्स्ट को छोड़ दिया, उससे देखो एक यहाँ से हटा दिया, तो दोनों कार्बन के एक एक बॉन्ड की कमी हो गई, तो इनके बीच में देखो ब्लू कलर से मैंने दिखाया आपका बॉन्ड बन गया। तो इसका फार्मूला भी क्या हुआ, 2 ही तो H हटाए हैं, लेकिन नॉन एडजेसेंट कार्बन, साथ साथ वाले कार्बन से नहीं, जो एक दूसरे से दूर थे। वो 1 3 पोजीशन भी हो सकती है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। देखो अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3, तो 1 3 के रिस्पेक्ट में एक 1 से हटा दिया, एक 3 से H हटा दिया। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है कौन बनी, ये आपके साइक्लोएल्केन्स बन गए। मींस साइक्लोएल्केन का भी जनरल फार्मूला वही है, बोलो क्या, CnH2n। इट मींस साइक्लोएल्केन या एल्कीन्स दोनों का जनरल फार्मूला बिल्कुल सेम होता है। ऐसे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि किन का एल्केन एल्कीन्स जैसा फार्मूला किन का भी होता है, तो आप लिखते हैं साइक्लो एल्कीन्स का, साइक्लो एल्केन्स का। तो साइक्लो एल्केन का फार्मूला एल्कीन्स जैसा होता है। तो उसके बाद हम देखते हैं क्या हमारा फर्स्ट कंपाउंड ये बन सकता है, मीथीन। देखो मीथीन अगर हम बनाने की कोशिश करें तो देखो मिथ का मतलब एक कार्बन, देखो हम एक कार्बन लिख दें, ठीक है, और डबल बॉन्ड भी लगा दें। अब वैलेंसी पूरी करो, कैसे वैलेंसी पूरी करे बोलो, वैलेंसी तो ऐसे पूरी होगी नहीं, कार्बन के आगे कोई है नहीं उधर, तो वैलेंसी कैसे पूरी करें, वैलेंसी तो पूरी हो ही नहीं पाएगी ना। 2H हमने लगा दिए, देखो 2H लगा दिए, देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लगा दो तो वो बॉन्ड खाली है। अगर हम सिर्फ इधर लगा दें, देखो ये यहाँ पे 2H, यहाँ पे आप H लगा नहीं सकते, क्यों, वो इसलिए नहीं लगा सकते, डबल बॉन्ड का हाइड्रोजन कभी डबल बॉन्ड नहीं बनाता। क्योंकि आप ये जानते हैं कि हाइड्रोजन की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, देखो हाइड्रोजन की 1s1, तो इसकी वैलेंशियल में तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। देखो हाइड्रोजन तो सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है, वो तो डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता। इट मींस हम इस H को तो इधर लिख ही नहीं सकते, तो H को किधर लिखेंगे, H को लिखेंगे दूसरी साइड में, देखो ऐसे, ये ऐसे, ये 2H लिखिए, तो ये वैलेंसी तो देखो खाली रहेगी, और हम कुछ लगा नहीं सकते, तो ये कोई कंपाउंड ही नहीं बना। दिस इज नॉट ए कंपाउंड। सी के ऊपर 2H लगा दिए, डबल बॉन्ड खाली है, नो, दिस इज नॉट ए कंपाउंड, ये कोई कंपाउंड, इट मींस मीथेन इज नॉट पॉसिबल, मीथेन आपका पॉसिबल नहीं हो सकता है, मीथेन आपका पॉसिबल नहीं हो सकता है। या आप इसको ऐसे भी ड्रा करके देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, सी एक H उधर लगा दो, एक उधर लगा दें आप डबल बॉन्ड, लेकिन दो दो डबल बॉन्ड नहीं, ये तो सिंपल ईन है, हमने डाई ईन थोड़ी ना बनाना है कि आप ये कहें कि यहाँ डबल बॉन्ड लगा के यहाँ पे एक H इधर लगा दो, एक H इधर लगा दो, ऐसा हम नहीं कर सकते, ये तो डाई ईन बन गए, दो दो डबल बॉन्ड है, हमें तो सिंपल एल्कीन बनाना है, डाई ईन नहीं बनाने। तो वैसे भी ये गलत हो गया, तो इट मींस दिस इज नॉट पॉसिबल, मींस ये कंपाउंड पॉसिबल ही नहीं है, मीथेन इज नॉट पॉसिबल।
उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाइड्रोजन देखो डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए CH2 इज नॉट पॉसिबल। तो अगर ये जो स्पीसी बनती है आपकी इस टाइप की, तो देखो एक ही तरह की स्पीसी फिर पॉसिबल है अगर वो बनाना चाहे, लेकिन वो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहलाती है। देखो वो स्पीसी क्या है, जैसे मैंने बता के दिखाया आपको, क्योंकि जो कार्बन है देखो उसकी कार्बन की अगर मैं कॉन्बिनेशन देखो ऐसे लिख दूं, देखो इस टाइप से 1s2 2s2 2p2, देखो इस टाइप से ये वैलेंशियल हो गई आपकी, ठीक है। और वैलेंशियल के अंदर आप क्या दिखाएंगे, s के अंदर देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, p के अंदर बोलो कितने इलेक्ट्रॉन, p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, देखो इस टाइप से। फिर हमने स्ट्रक्चर बना दी, आपकी कार्बीन्स बन सकते हैं। कैसे कार्बन, देखो 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही बॉन्ड बना सकता है ग्राउंड स्टेट के अंदर। ये हमने लोन पेयर दिखा दी, और ये हमने क्या शो कर दी बोलो यहाँ पे बॉन्ड पेयर। तो अब क्या करेगा, कार्बन सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना सकता है क्योंकि H ही 2 है। देखो जब भी हम बॉन्ड फॉर्मेशन सीखते हैं तो उसके दौरान आपको ये बताया जाता है कि जो आपकी ग्राउंड स्टेट के अंदर जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में सिर्फ तभी जाते हैं अगर नेबरिंग एटम उतने ज्यादा आ जाएं। इन प्रेजेंस ऑफ नेबरिंग एटम ही एक्साइटेशन होती है, बिकॉज हियर इन केस ऑफ CH2, अगर हम CH2 के बारे में बात करें, देयर आर ओनली 2 नेबरिंग एटम, दीज आर दी H, एंड 1H फॉर्म्स ओनली 1 बॉन्ड, एक H एक ही बॉन्ड बनाता है, 2H 2 बॉन्ड बनाएंगे, और कार्बन के पास ग्राउंड स्टेट में पहले से ही 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इट मींस लोन पेयर का आगे एक्साइटेशन हम नहीं करेंगे, जैसे हमने नहीं किया। तो आपने क्या किया, देखो ये जो कार्बन है ये एक इलेक्ट्रॉन लिए बैठा है, ये कार्बन के पास दूसरा एक H आया, उसने एक बॉन्ड बना लिया कार्बन हाइड्रोजन के साथ, कार्बन ने देखो ये दूसरा बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ, कार्बन के पास ये क्या बच गया लोन पेयर, तो ये कार्बीन बन गई, सिंगलेट कार्बीन, जैसे कि हमने उधर स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा रखी, और ये बनी कुछ इस टाइप से। और इन बातों का हमें ध्यान रखना है जो भी मैंने बताया गया, मींस एक्साइटेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स takes place only in presence of the neighboring atom, जो आपके neighboring atom for the bond formation के लिए आते हैं, तभी इनकी एक्साइटेशन होती है। क्लियर हो गया, तो यहाँ तक आप अच्छे से ये बातें समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे प्रोसीड करते हैं अपने एल्कीन पार्ट के अंदर। दूसरे आपके ट्रिपलेट कार्बिन भी हो सकते हैं, अगर हम एक्साइटेशन कर देते, अगर हम एक्साइटेशन कर भी देते तो क्या होता, देखो वो चीज भी चलो साथ के साथ आपको बता देते हैं। देखो ये कार्बन, इसकी कॉन्बिनेशन बोलो क्या थी, जो अभी अभी आपको बताई गई थी 1s2 2s2 2p2, देखो ये आपको बार बार लिखनी आनी चाहिए, आप इसमें हेजिटेशन नहीं करेंगे, ये आप एग्जाम में भी लिखते हैं ऐसे। और उसके बाद ये हमने शो किया, देखो इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, जल्दी से आपकी जो वैलेंस शेल है कार्बन की उसके ऊपर आप इस जो जो चीजें आप देख रहे हैं मैं किस टाइप से बाहर ब्रैकेट लगा देता हूँ, बॉक्स में बंद कर देता हूँ, एग्जाम में ऐसे करें क्योंकि आप हाईलाइट कर रहे होते हैं इन चीजों को। तो ये आपकी ग्राउंड स्टेट हो गई। अगर हम एक्साइटेशन देखो कर भी देते, ये तो हमने सिंगलेट के बारे में बताया, सिंगलेट कार्बिन, अगर हम एक्साइटेशन कर देते, देखो एक्साइटेड स्टेट हम इस टाइप से देखो बना देते हैं, तो क्या होता, एक इलेक्ट्रॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए हमने जंप करवा दिया, देखो आगे इस टाइप से यहाँ पे हम जंप करवा दें, तो क्या होगा, ये सारे के सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, H तो लेकिन 2 ही है, तो क्या होगा, एक H आया, देखो कार्बन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बन गया, दूसरा अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो कार्बन के साथ ये बॉन्ड बन गया। अब दो अलग अलग ऑर्बिटल में आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन है, सेम स्पिन के हैं, तो इसलिए इसको ट्रिपलेट कार्बन भी कहते हैं, क्योंकि फार्मूला होता है आपका ये निकालने का, देखो 2s प्लस में 1 निकालते थे ना आप, नेट स्पिन कितनी है इसमें, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस हाफ, दूसरे की प्लस हाफ, प्लस हाफ कितना हो गया 1, तो s की जगह 1 पुट कर दिया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 आंसर आ जाता है, इसलिए आप इसको कहते हैं ट्रिपलेट कार्बन। पहले वाले केस में देखो जो यहाँ पे था ये वाला केस था, इसमें अगर आप 2s प्लस 1 निकालते हैं तो बोलो क्या आंसर आता था आपका, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देखो इकट्ठे हैं, यहाँ पे देखो इसमें आप देख सकते हो इकट्ठे हैं, प्लस हाफ माइनस हाफ 0, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस में 1, तो आंसर कितना आता था 1, इसलिए आप इसको कहते हैं सिंगलेट कार्बन। चलो क्या बन जाती है आपकी सिंगलेट कार्बन। क्लियर हो गया यहाँ तक, तो इसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो सेकंड अगर हम मेंबर देखें तो क्या वो पॉसिबल है आपका, अभी तक हमने देखा फर्स्ट मेंबर तो देखो पॉसिबल था नहीं, तो सेकंड आपका बन जाता है इथिलीन लेंगे तो इथीन, तो इथीन के अंदर क्या कोई पॉसिबिलिटी है, क्या ये कंपाउंड आपका बन सकता है, जी हाँ ये कंपाउंड तो बिल्कुल बन सकता है, ये पॉसिबल है, हम बना के देख लेते हैं। देखो कार्बन कार्बन के बीच देखो ये डबल बॉन्ड हो गया ना, इथ का मतलब 2 कार्बन इन मींस डबल बॉन्ड, और वैलेंसी पूरी करें, देखो ये एक H, ये सेकंड H, ये H, ये सेकंड H, देखो HB4 हो गए। हमारे फार्मूला जो था CnH2n, बोलो फार्मूला हमारा क्या था CnH2n, आप n की वैल्यू पुट करें 2 पुट करें तो क्या आ गया, बोलो आंसर C2, 2 पुट करें 2 2 जा 4 C2H4, तो मींस देखो कार्बन भी 2 है हाइड्रोजन 4 है, तो इट मींस दैट इज करेक्ट, ये बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो फर्स्ट मेंबर कौन हुआ बोलो आपका, जो सबसे पहला मेंबर बन गया आपका वो कौन बन गया, वो आपका पॉसिबल कौन हुआ, इथीन, इट इज अ पॉसिबल कंपाउंड इथीन, कॉमनली आप इसे इथाइलिन कहते हैं, जो फ्रूट राइपनिंग में इसको यूज किया जा सकता है, राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स के अंदर।
ये बात भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट मेंबर आपका आ जाता है प्रोपीन, इसी टाइप से। प्रोप हो गया तो आपके कितने कार्बन हो गए? आपके कार्बन हो गए 3। तो 3 कार्बन देखो हम इसी टाइप से लिए, और 3 कार्बन में किसी ही 2 कार्बन के बीच आप क्या लगा देंगे? डबल बॉन्ड। बची हुई वैलेंसी H से पूरी कर देंगे। वो आपको हम पहले समझा ही चुके हैं। तो डिफरेंस क्या हुआ देखो, अगर मीथीन तो पॉसिबल नहीं, अगर वो होता तो क्या गैप आता मीथीन और इथीन के बीच? देखो डिफरेंस CH2 का आता। नेक्स्ट आप देखें, इथीन और प्रोपीन में गैप किस चीज का है? CH2 यूनिट का डिफरेंस है। कैसे CH2 का? देखो इत के अंदर 2 कार्बन है और इसके अंदर कितने कार्बन है? 3। तो एक कार्बन ज्यादा हो गया प्रोपीन में, तो देखो एक C लिख रखा है। हाइड्रोजन कितने ज्यादा हो गए? उसमें H4 था, इसमें H6 है, तो 2 हो गए। तो CH2 यूनिट। तो ईच जितने भी ईच जो आपके सक्सीडिंग मेंबर है दैट डिफर्स फ्रॉम द प्रीवियस वन बाय द CH2 यूनिट, या ये कह सकते हैं जो आपके एडजेसेंट मेंबर हैं दे डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय द CH2 यूनिट। तो दैट फॉर्म इज सीरीज, ये ऐसे एक सीरीज बन जाएगी जिसे होमोलोगस सीरीज आप कहते हैं। तो आपके एल्कीन के अंदर जो होमोलोगस सीरीज भी बन गई, तो डेफिनेशन वही है होमोलोगस सीरीज की जो हमने पहले पढ़ी है कि द सीरीज इन विच द कंपाउंड हैव द सिमिलर जनरल फार्मूला। देखो आपका इथीन हुआ, जो प्रोपीन हुआ, जनरल फार्मूला दोनों का क्या है? वही CnH2n, and they have the similar general formula, they have the similar functional groups में दोनों में डबल बॉन्ड है, उसमें भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड है आपका। they have the but they have the different आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी अलग हो सकती है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम, किसी दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट आपका ज्यादा होगा। तो डिफरेंट आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी एंड दे डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय द CH2 यूनिट। मींस मास का डिफरेंस कितना होगा? 14 AMU का डिफरेंस होगा। तो ऐसी सीरीज को आप कहते हैं होमोलोगस सीरीज। तो डेफिनेशन पूछी जाए तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे सिलेबस में आसान से आसान चीज अक्सर एग्जाम में दे दी जाती है, ये मानते हुए कि बच्चे इसको याद नहीं करेंगे। लेकिन आप हर चीज को समझकर याद करें ताकि आपकी वो गलती भी एग्जाम में ना हो। तो फिजिकल स्टेट देखते हैं एल्कीन्स की। जो एल्कीन्स होती हैं इनमें जो आपका फर्स्ट मेंबर तो बोलो कौन हो गया? इथीन, क्योंकि n की वैल्यू 1 वाला मीथीन तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो 2 to 4 कार्बन एटम वाले जो कंपाउंड होते हैं दे आर दी कलरलेस गैसेस, ये पाया गया है। द 5 to 18 कार्बन एटम्स आर दे आर लिक्विड, ग्रेटर देन 18 आर दी सॉलिड्स। इट इज फाउंड दैट, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है जो हमें याद रखना पड़ता है, क्रैम्प करना पड़ता है, या हम अपनी आंखों से उनको देखें, नहीं तो हमें ऐसे ध्यान ही रखना पड़ता है कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नोमेनक्लेचर एल्कीन्स का। वो हमने कुछ कुछ कंपाउंड में अभी देख भी लिया, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई भी कंपाउंड हो, वेदर एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, तो बेसिक पार्ट तो 5 ही होते हैं। देयर आर बेसिक 5 पार्ट। आउट ऑफ दिस बेसिक 5 पार्ट during the IUPAC nomenclature, the first part which always we use to see the structure, तो जब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं उसके बाद जब हम उसका नाम लिखते हैं तो सबसे पहले हमारी नजर किसके ऊपर पड़ती है? प्रिंसिपल चेन बनाना। मींस प्रिंसिपल चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम को ढूंढना। जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन एटम चेन होती है, द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन एटम चेन in a given compound having the double bond or the triple bond or the functional group that called the principal chain। principal chain बोलो आप किसको कहते हैं? जो भी given compound हो आप उसमें longest possible carbon atom chain देखें, और उस कार्बन एटम की चेन के अंदर अगर उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो वो जरूर आना चाहिए, उसका पार्ट बनना चाहिए। वो ट्रिपल बॉन्ड है तो वो जरूर आए, फंक्शनल ग्रुप है तो वो उसका पार्ट बनना चाहिए। तो ऐसी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को ही आप कहते हैं प्रिंसिपल चेन। और उस लॉन्गेस्ट पॉसिबल प्रिंसिपल चेन के अंदर आपके कितने हैं एटम? दैट कॉल्ड वर्ड रूट। उसे आप क्या कहते हैं? बोलो वर्ड रूट। तो ये तो हो गया वर्ड रूट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स। फिर हम देखते हैं कि जो आपकी लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन एटम चेन है उसके अंदर कार्बन कार्बन की चेन में सिंगल बॉन्ड है, डबल है, ट्रिपल है, तो वो हमें बताता है प्राइमरी सफिक्स। इट टेल्स अबाउट द सैचुरेशन और द अनसैचुरेशन इन द गिवन कंपाउंड। फिर आता है सेकेंडरी सफिक्स जो हमें बताता है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ के फिर जो हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अल्कोहलिक ग्रुप OH, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COH एंड सो ऑन, आपके जितने भी होते हैं, अगर वो अकेले प्रेजेंट है तो वो आपके प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। दे कम इन द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी सफिक्स। लेकिन कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे भी होते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे ऑलवेज एक्ट एज द सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट अलोन इन द गिवन कंपाउंड। गिवन कंपाउंड में चाहे वो अकेले क्यों ना हो फिर भी वो आपके हमेशा ही सब्स्टिट्यूएंट का काम करते हैं, वो सेकेंडरी सफिक्स का काम नहीं करते। तो अभी तक हमने क्या देखा? वर्ड रूट हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है? प्रिंसिपल चेन में कार्बन एटम कितने हैं। प्राइमरी सफिक्स किस चीज की इंफॉर्मेशन देगा? कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है प्रिंसिपल चेन में। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप की इंफॉर्मेशन, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप की। उससे पहले जो प्रिंसिपल चेन है वो आपकी साइक्लिक है या नहीं, उसकी इंफॉर्मेशन किससे मिली? प्राइमरी प्रीफिक्स से। प्रिंसिपल चेन के ऊपर कितने सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, कहां कहां लगे हुए हैं, किस किस पोजीशन पे लगे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन कौन देता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्री का मतलब पहले, जो वर्ड रूट से पहले हम लिखेंगे आपके नोमेनक्लेचर के दौरान। अब हमने एक कंपाउंड लिया, आप इसमें देखें, इसका नाम बताएं, बोलो क्या होगा? प्रिंसिपल चेन में 3 कार्बन एटम है आपके जो आपको दिख रहे हैं, बोलो
तो 3 कार्बन एटम है तो आप इनकी नंबरिंग भी कर देंगे। देखो इस स्टेप से 1 2 3, तो 3 है तो प्रोप लिख दिया आपने। उसके बाद आपने ENE लिख दिया क्योंकि डबल बॉन्ड है, नंबरिंग इसकी 1 ही रहेगी क्योंकि लोवेस्ट सम रूल होता है आपका नंबरिंग उस एंड से करें जहां पे जो सम ऑफ लोकेंट है, जो सम ऑफ लोकेंट, लोकेंट किन का, जो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या आपके फंक्शनल ग्रुप्स का या सब्स्टिट्यूएंट्स का, वो लोवेस्ट पॉसिबल होना चाहिए। तो यहाँ से हम करते इस साइड से नंबरिंग, तो इसको नंबर 1 मिला डबल बॉन्ड को। 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड है लेकिन लोवेस्ट नंबर हम इसकी पोजीशन 1 ही कहेंगे, 2 नहीं कहेंगे कभी। अगर हम इसकी रिवर्स डायरेक्शन में इसकी नंबरिंग कर देते तो ऐसे 1 2 3, तो अब डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 और 3 के बीच में होती और इसको हम प्रोप 2 इन कहते हैं, वो रॉन्ग हो जाता नोमेनक्लेचर, इसलिए लोवेस्ट नंबर ही हमें लिखना पड़ता है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, प्रोप 1 इन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें दोनों साइड से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड की पोजीशन तो देखो सेम ही आती है। अगर आप इधर से नंबरिंग करते देखो 1 2 3 4, तो क्या आता है, डबल बॉन्ड कहाँ पे, देखो 1 पोजीशन पे, 1 और 2 के बीच में। अगला कहाँ पे, 3 और 4 के बीच में, देखो 3 पोजीशन के ऊपर है, ठीक है। अगर हम नंबरिंग इधर से करते हैं, प्लस सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे आ गया, वो नंबर 2 पोजीशन पे, तो +2, और आंसर कितना आ गया आपका, आ गया 6। लेकिन अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में नंबरिंग ऐसे कर देते, देखो ऐसे 1 2 3 एंड 4, तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आता है, देखो 1 और 2 के बीच में इधर, तो हम 1 लिखते हैं। फिर कहाँ पे आ गया, 3 और 4 के बीच में, तो 3 लिखते। देखो ये पार्ट तो देखो हमारा कॉमन था, ऊपर भी यही था, नीचे भी यहीं पे, लेकिन अब डिफरेंस किस चीज में आएगा, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट अब कहाँ पे, 3 पे, देखो प्लस में 3, तो आंसर कितना आएगा, 7। तो ये ज्यादा आंसर आ गया, छोटा आना चाहिए। सम ऑफ द लोकेंट, सम ऑफ द लोकेंट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द डबल बॉन्ड शुड बी मिनिमम, दैट कॉल्ड द लोवेस्ट सम रूल। तो ऊपर वाली नंबरिंग ठीक है और ये नंबरिंग हमारी क्या है, बोलो रॉन्ग है। इसी बेसिस के ऊपर इसका नाम क्या बन जाएगा, बोलो कार्बन तो वही 4 रहे, इसलिए ब्यूट लिख दिया। उसके बाद ENE लिख दिया, ENE 2 है तो डाई लिख दिया। इनकी नंबरिंग क्या है, 1 और 3 पे है तो 1 3 डाई इन हो गया। उसके बाद क्योंकि जब कभी भी ENE YNE के आगे डाई ट्राई लग जाता है तो जो आपका वर्ड रूट होता है, जो ब्यूट, उसके आगे ब्यूट पेंट कुछ भी होता है उसके आगे ए लगा देते हैं। देखो हमने ब्यूटा लिख दिया, इसका नाम हो गया ब्यूटा 1 3 डाइन। अब सब्स्टिट्यूएंट भी है इसमें, वो नंबर 2 पोजीशन के ऊपर है, तो हमने क्या लिखा, मिथाइल लिखा, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट होता है उसमें एक कार्बन है तो मिथ, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूएंट है, ग्रुप है तो YL लगा दे, तो इसलिए मिथाइल क्या बन गया, बोला आपका मिथाइल बन गया। ये रोंग वाली हम हटा देते हैं, पोजीशन उसकी 2 है तो उससे पहले 2 लिखा, बीच में आपने हाइफन लगाना पड़ता है, तो 2 फिर डैश फिर मिथाइल ब्यूटा डैश 1 कोमा 3 फिर डैश डाइइन, ये इसका नाम हो गया। तो ये था इसका नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट आ जाती है हमारी क्लासिफिकेशन एल्कीन्स की। एल्कीन आपकी सिमेट्रिकल भी हो सकती है, आपकी एसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल भी हो सकती है। अगर डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन एटम के ऊपर सेम ग्रुप प्रेजेंट हो तो द एल्कीन व्हिच कंटेन द सेम ग्रुप ऑन बोथ द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर कॉल्ड एज द सिमेट्रिकल एल्कीन। जैसे आप इसमें देखें, ये एग्जांपल में जो भी हम आपको बताएंगे उससे पहले अनसिमेट्रिकल एल्कीन की डेफिनेशन देखिए, द एल्कीन्स व्हिच कंटेन डिफरेंट ग्रुप ऑन द बोथ द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स। जैसे हमने ये आपके सामने स्ट्रक्चर बना दी, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और कार्बन के बची हुई वैलेंसी भी हमने शो कर दी। अब देखो क्या करें, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है कार्बन, ये यहाँ पे कार्बन है, ये आप जरूर ध्यान रखें, इसमें आप कभी पजल ना हो, ये C है यहाँ पे, ठीक हो गया, ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये अंडरस्टूड होता है। मैंने लिख के देखो दोबारा हटा दिया। अब देखो ग्रुप लगाया हमने, H लगा दिया, इधर देखो Cl लगा दिया। बोलो इस कार्बन के ऊपर कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, H और Cl। दूसरे कार्बन पे भी अगर H और Cl प्रेजेंट हो तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन हो गया। तो सिमेट्रिकल एल्कीन कौन होती है, व्हिच कंटेन द सेम ग्रुप ऑन बोथ द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर कॉल्ड द सिमेट्रिकल एल्कीन। नेक्स्ट को देखें, ये एल्कीन आपके H और Cl लगाया, दूसरे पे हमने H और क्या लगा दिया, Br, मींस हियर द डिफरेंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। एक डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर H और Cl है, दूसरे डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर H और Br है, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एसिमेट्रिकल एल्कीन। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन एल्कीन्स की, तो आपकी डाइईन्स भी हो सकती है, ट्राईईन्स भी हो सकती है। अगर एक ही डबल बॉन्ड होता तो मोनोईन्स होती, वो सिंपल ईन ही कहलाती है, मोनोईन भी नहीं कहते। सिंपल ईन का मतलब 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड हो जाए तो डाइईन, 3 डबल बॉन्ड हो जाए किसी कंपाउंड के स्केलेटन के अंदर तो ट्राई का मतलब 3, डाई का मतलब 2। तो द एल्कीन्स व्हिच कंटेन ओनली 2 डबल बॉन्ड इन देयर स्केलेटन, इन देयर स्ट्रक्चर, तो आप उन्हें क्या कहते हैं, डाइईन्स। देखो ये आपके सामने डायग्राम हमने बना दी, इसमें आपको 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं। डबल बॉन्ड की पोजीशन कोई भी हो सकती है, वो जुड़ी नहीं, जैसे अभी आपको दिख रहे हैं अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर डबल सिंगल डबल होने 2 डबल बॉन्ड चाहिए, व्हाटएवर में देयर पोजीशन इन द कार्बन स्केलेटन, तो ये आपके डाइईन्स बन जाते हैं। नेक्स्ट हम देखें ट्राईन। ट्राईन्स आर दोज कंपाउंड, दोज एल्कीन्स व्हिच कंटेन 3 डबल बॉन्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन इन देयर स्केलेटन। देखो ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल हमने 3 लगाए, तो ये आपके 3 डबल बॉन्ड दिखे किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर में तो वो ट्राईईन्स कहलाते हैं। अब डाइईन्स कितने टाइप की हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि उनकी पॉसिबिलिटी डिफरेंट हो सकती है। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दीस 2 डबल बॉन्ड, वेदर दे आर प्रेजेंट अल्टरनेटिवली और नॉट।
और दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर थ्रू ए लार्ज नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स। तो उसके बेसिस के ऊपर आपके जो डाइईन्स हैं वो आपके डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। डाइईन्स में भी था कंजुगेटेड डाइईन्स, कंजुगेट है, कंजुगेट का मतलब वो आपस में एक दूसरे के अंदर मूवमेंट शो कर सकते हैं, उनकी मूवमेंट हो सकती है। आपने पढ़ा था व्हेन द कंजुगेशन टेक्स प्लेस, व्हेन रेजोनेंस टेक्स प्लेस, व्हेन हाइपर कंजुगेशन टेक्स प्लेस, व्हेन द टॉटोमेरिज्म टेक्स प्लेस, सभी की कंडीशन एक जैसी थी ना। तो मींस रेजोनेंस कब चलती है, कंजुगेशन कब चलती है, व्हेन these two double bond are present alternatively, डबल सिंगल डबल। क्योंकि ऐसा करने से देखो क्या हो जाता है, ऊपर हम दिखाते हैं ये डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर हम आगे शिफ्ट करते हैं देखो ऐसे, तो क्या होगा, जो ये CH देखो ये CH तो दिखा रखा है, इसके पहले से बॉन्ड गिने कितने हैं, देखो इसके एक बॉन्ड है 1 2 3 और एक H लगा हुआ, पूरे 4 बॉन्ड थे। अगर हम इन दोनों पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने का तो देखो एक नया बॉन्ड देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे बन जाएगा, कार्बन के तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे। अब एक तोड़ना पड़ेगा, क्या तोड़ने के लिए, कोई बॉन्ड बाकी है यहाँ पे, कोई है पॉसिबिलिटी, यस देयर इज ए पाई बॉन्ड, as there is a pi bonds, so these pi electron can be shifted towards the next carbon atom, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर देखो ऐसा होता, अब ध्यान से देखना, CH ये हम लिख देते हैं यहाँ पे ये CH2, फिर हम लगा देंगे ये CH3, फिर हम इस टाइप से देखो, फिर मैं लगा दूँ CH2, फिर मैं लगा देता हूँ यहाँ पे C, और फिर मैं आगे लगा दूँ देखो इस टाइप से CH लिख के CH2 देखो इस टाइप से। अब अगर मैं ये कहूँ कि इस डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन से मैं आगे देखो ऐसे शिफ्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ऐसे करने से क्या होगा, देखो ये जो CH2 हमने लिख रखा है यहाँ पे, इसके पहले से कितने बॉन्ड है, देखो 4 बॉन्ड, 1 2 और 2H लगे हुए हैं, हो गया ना इस टाइप से। लेकिन क्या इस यहाँ पे आपको कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं। तो ये जब दोनों पाई इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होंगे और ये जो CH2 वाला कार्बन इसके जब 5 बॉन्ड हो जाएंगे तो ऐसे बनने की वजह से, तो अब क्या हो, अब कोई बॉन्ड ही नहीं है, कोई पाई बॉन्ड ही नहीं है आगे शिफ्टिंग के लिए। तो मीन्स क्या, अब यहाँ पे शिफ्टिंग हो सकती है, पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो सकती है, नो। तो पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कब होती है, जब वो कंजुगेशन में होते हैं, जैसे ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं तो उनकी मूवमेंट हो जाती है, तो ये कंजुगेशन की कंडीशन है। तो ऐसी एल्कीन्स को आप कहते हैं, ऐसे डाइन्स को आप कहते हैं कंजुगेटेड डाइन्स। तो कंजुगेटेड डाइन्स बोलो कौन हुई, द एल्कीन्स इन व्हिच द टू डबल बॉन्ड आर सेपरेटेड बाय वन सिंगल बॉन्ड, जैसे आपको ऊपर दिख रहा था। या आप कह सकते हैं इफ दे आर प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली, तो भी वही डेफिनेशन आपकी बन जाती है, जिससे वही सेम स्ट्रक्चर में ड्रा कर दी। नेक्स्ट आ जाती है आइसोलेटेड डाइन्स। देखो आइसोलेट का मतलब दूर कर दो, मीन्स क्या हो कि आपके जो डबल बॉन्ड है दे आर सेपरेटेड बाय मोर देन वन सिंगल बॉन्ड। कंजुगेटेड में तो क्या था, दो डबल बॉन्ड के बीच में एक ही सिंगल बॉन्ड था, अगर एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड हो जाते हैं तो उसे आइसोलेटेड कहते हैं। सो द एल्कीन इज इन व्हिच द टू डबल बॉन्ड आर सेपरेटेड बाय मोर देन वन सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड एज द आइसोलेटेड डाइन्स। देखो ये डायग्राम आपके सामने, आप देखें डबल फिर सिंगल सिंगल सिंगल, मीन्स एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड होना जरूरी है, तो आप उसे आइसोलेटेड डाइन्स कह देते हैं। अब मूवमेंट होगी ही नहीं आपके पाई बॉन्ड की, जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया था। तो दिख भी रहा है कंजुगेटेड डाइन्स आर मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल होती हैं, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी, पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्सल होगा, तो मोर द मूवमेंट मोर द एनर्जी रिलीज, बाहर एनर्जी ज्यादा निकल जाएगी, तो खुद की एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज्यादा। इसलिए जो कंजुगेटेड डाइन्स होती हैं, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स more energy is released during this resonance process, so the less energy हो जाएगी आपकी डाइन्स की एनर्जी निकलने की वजह से, इसलिए less energy more stability। तो ये बेसिक फैक्ट होते हैं आपके। नेक्स्ट हम ले लेते हैं कुमुलेटेड डाइन्स। अगर एक भी सिंगल बॉन्ड ना हो, if the two double bond are emerged from the same carbon atom, एक ही कार्बन से वो emerged हो, originated हो, so the alkene in which the two double bonds are originated or the emerged from the same carbon atom are called the cumulated डाइन्स। जैसे हमने ये देखो ये कार्बन लिखा, कार्बन के इधर भी डबल बॉन्ड, कार्बन के इधर भी डबल बॉन्ड, सेम कार्बन से हमने डबल बॉन्ड आपके राइज कर दिए, देखो एक ही कार्बन के दोनों साइड में डबल बॉन्ड, तो उन्हें आप कहते हैं कुमुलेटेड डाइन्स। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो ये आपके कुमुलेटेड डाइन्स हो गए। इन्हें आमतौर पे अगर हम वैलेंसी पूरी सिर्फ H से कर दें, कुमुलेटेड डाइन्स के अंदर अगर जो जितने भी कार्बन है उनके बीच वाले कार्बन के तो पहले से देखो 4 बॉन्ड हो गए, जो एंड कार्बन एटम है उनके ऊपर हमने 2-2 H लगा दिए वैलेंसी को पूरा करने के लिए। सिर्फ H ही हो दैट कोड एलीन, आप इन्हें एलीन कहते हैं, लेकिन H को हटा दें, एंड कार्बन वाले जो H है उनको हटा दें, H को हटा के कोई और ग्रुप लगा दो जैसे CH3 या एनीथिंग एल्स, तो उन्हें आप कहते हैं एलीन्स, क्योंकि वो एलीन से बनेंगे। तो देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन द एलीन एंड द एलीन्स, ध्यान रखना, आप इसको गलती से भी एलीन्स मत लिख देना। ये जो कंपाउंड आपके सामने इसका नाम है एलीन, ALLENE, एलीन कहेंगे आप इसे। लेकिन आप और जितने भी कंपाउंड होंगे, अगर जिन H को हटा के आप कुछ भी लगा दो, CH3 C2H5 एंड सो लगाते चले जाएं, और इस टाइप से जो लार्ज सीरीज ऑफ कंपाउंड जितने भी बन जाएंगे बाय द सब्स्टिट्यूशन, by causing the substitution, by the replacing that H by any other group, these all compounds which are formed from allenes, these collectively called as allenes,
आप उन्हें एलीन्स कहते हैं। जैसे ये कौन है, ये एलीन्स कहेंगे आप इसे, ये एलीन नहीं, ये सब्स्टिट्यूटेड एलीन कह दो। तो सब्स्टिट्यूटेड एलीन आर कॉल्ड एलीन्स। ये डेफिनेशन आप पेपर में लिखेंगे अगर आपसे पूछी जाए तो। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ कंजुगेटेड डाइन्स कौन कौन सी हो सकती है। देखो आपकी जो कंजुगेटेड डाइन है वो एसाइक्लिक डाइन भी हो सकती है। एसाइक्लिक का मतलब जो दो डबल बॉन्ड है वो आपकी रिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट ना हो। देखो इफ द डाइन्स इन द टू डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट अल्टरनेटली इन ए एसाइक्लिक स्ट्रक्चर। देखो ये एसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, देखो डबल सिंगल डबल हो गया ना, तो एसाइक्लिक डाइन्स है। एसाइक्लिक डाइन्स कैसी हो सकती है, वो एस सिस भी हो सकती है, वो एस ट्रांस भी हो सकती है। एस सिस का मतलब जैसे अभी ये स्ट्रक्चर हमने ड्रा की, इसमें बोलो क्या हुआ, these two double bond are present on the same side of the single bond। बीच में देखो सिंगल बॉन्ड हमने शो किया, देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड के दोनों के ऊपर बोलो क्या लगे, दो डबल बॉन्ड, these are present on the same side। तो the dienes in which the two double bond are present on the same side of single bond are called as the S cis। S का मतलब है सिंगल बॉन्ड, cis का मतलब है on the same side, S का मतलब सिंगल बॉन्ड। देखो सिंगल बॉन्ड के ऊपर हमने टिक कर रखा है, और सिस का मतलब सेम साइड में होने चाहिए, डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड सेम साइड में है, तो ये इसका मतलब हुआ एस सिस। तो एसाइक्लिक डाइन्स एस सिस हो सकते हैं या एस ट्रांस। एस का मतलब सिंगल बॉन्ड के ऊपर, और पोजीशन क्या हो, आपके अपोजिट होने चाहिए। सो द डाइन्स इन व्हिच द टू डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड एज द एस ट्रांस। आप उसे क्या कहते हैं, एस ट्रांस। तो ये थी एसाइक्लिक डाइन्स और उसकी टाइप आपने देखी। नेक्स्ट हम देखते हैं साइक्लिक डाइन्स। साइक्लिक का मतलब जैसे नाम से पता चलता है रिंग के अंदर दो डबल बॉन्ड होने चाहिए। सो द डाइन्स इन व्हिच द टू डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट अल्टरनेटिवली, वो भी अल्टरनेटिवली ही रहने चाहिए। इन ए साइक्लिक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज द साइक्लिक डाइन्स। जैसे आपको दिख रहे हैं, देखो दो रिंग है लेकिन दोनों डबल बॉन्ड अल्टरनेटिवली प्रेजेंट है आपके। देखो डबल सिंगल डबल, देखो डबल है और फिर सिंगल है फिर डबल है, ऐसे प्रेजेंट आपके दोनों डबल बॉन्ड। ये लेकिन दो अलग अलग रिंग में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है तो रिंग के अंदर ना। अब दूसरा एग्जांपल आप देख लो, उसमें आपके सेम में भी हो सकते हैं, अभी हम लेंगे टाइप्स के अंदर। सो टाइप ऑफ साइक्लिक डाइन्स। साइक्लिक डाइन्स फर्दर दो टाइप की कौन सी हो सकती है, हेटेरोएनुलर और द होमोएनुलर। हेटेरोएनुलर कौन, जिसमें दो रिंग होने चाहिए और दोनों रिंग के अंदर आपके डबल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड एक रिंग में, दूसरा डबल बॉन्ड दूसरे रिंग में, वो भी अल्टरनेटिव मैनर में, जैसे आपको ऊपर दिख रहा है। So the cyclic dienes in which the two double bonds are present in two different rings. The two double bonds are present alternatively. The cyclic dienes in which the two double bonds are present बोलो क्या, alternatively in two different rings are called as the heteroannular dienes। क्योंकि हम ये conjugated dienes की बात करें, आप ध्यान से देखें ऊपर हमारी हेडिंग है types of conjugated dienes। ये जरूरी नहीं है कि दो रिंग में डबल बॉन्ड हो और वो हमेशा ही अल्टरनेटिवली हो, लेकिन क्योंकि टाइप हम किसकी देख रहे हैं, हम टाइप देख रहे हैं कंजुगेटेड डाइन्स की। अगर हम नॉन कंजुगेटेड कंपाउंड्स लेते तो आपकी पोजीशन आप ऐसा कह सकते थे जैसे हमने लिखा, तो इसलिए हमने लिखा था साइक्लिक डाइन्स इन व्हिच द टू डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन टू डिफरेंट रिंग्स आर कॉल्ड द हेटेरोएनुलर डाइन्स। वो हेटेरोएनुलर ही होते हैं क्योंकि वो आपके अल्टरनेटिवली हो भी सकते हैं, अल्टरनेटिवली ना हो। तो यहाँ पे कंजुगेटेड है तो इसलिए अल्टरनेटिवली ही होंगे। देखो ये आपके अल्टरनेट हो गए, डबल सिंगल डबल हो गए ना, तो ये हेटेरोएनुलर कंजुगेटेड डाइन्स हो गए। बोलो ये कौन हो गए, हेटेरोएनुलर कंजुगेटेड डाइन्स। नेक्स्ट हम देखते हैं होमो एनुलर। होमो का मतलब सेम रिंग के अंदर होना। सो द डाइन्स इन द टू डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द सेम रिंग और अल्टरनेट मैनर में हो तो होमो एनुलर कंजुगेटेड डाइन्स आपकी बन जाती है। जैसे इसमें एक ही रिंग है और डबल बॉन्ड कैसे प्रेजेंट है, अल्टरनेटिवली। देखो डबल सिंगल डबल, अगर ये अल्टरनेटिवली ना होते, हो सकता है अल्टरनेटिवली ना भी होते, तो वो आपके होमो एनुलर कंजुगेटेड नहीं बनते। देखो जैसे मैं आपको ऊपर बना के दिखा दूं, देखो इस टाइप से हम ये डबल बॉन्ड इधर लगा दें, डबल बॉन्ड इधर लगा दें, तो ये जो हेक्सागन हमने बनाया, क्या इसमें ये दो डबल बॉन्ड कंजुगेशन में, नो दे आर नॉट इन कंजुगेशन, दे आर नॉट प्रेजेंट अल्टरनेटिवली। तो ये भी होमो एनुलर ही डाइन है, लेकिन ये होमो एनुलर कंजुगेटेड नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो इंटरमिक्स करके एग्जाम में पजल करने के लिए पूछी जा सकती है। तो आप ध्यान रखना, एग्जाम में क्या होता है, स्ट्रक्चर दे दें और आपसे पूछ लें कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमो एनुलर कंजुगेटेड डाइन, तो इसको तो आप होमो एनुलर कंजुगेटेड डाइन कह देंगे जो हमने बॉटम में स्ट्रक्चर बना रखी है। लेकिन जो अभी मैंने ऊपर ड्रा करके दिखाई थी, और मान लो ये भी आपके एग्जाम में देखो इस टाइप से दे दें, तो आप इसके ऊपर टिक मत कर देना कि ये भी होमो एनुलर कंजुगेटेड डाइन्स है। ये होमो एनुलर तो डाइन है लेकिन होमो एनुलर कंजुगेटेड डाइन्स नहीं है। तो इस चीज पे को आप ध्यान रखना। चलो इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अपने आगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के बारे में। देखो वो बॉन्ड जो पेरिफेरी के ऊपर प्रेजेंट हो, which the double bond which is attached to the periphery of the ring are called as the exocyclic double bond। आप उन्हें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स कहेंगे उन सारे बॉन्डों को। जैसे फॉर एग्जांपल देखो हम किसको कहते हैं, एक मान लीजिए मैंने रिंग बना दिया आपके सामने, ठीक है,
और इसके ऊपर हम डबल बॉन्ड लगाने के दो तरीके हो सकते हैं। देखो कैसे हो सकते हैं। डबल बॉन्ड इस टाइप से आप बनाए कि डबल बॉन्ड अगर रिंग के दोनों कार्बन एटम के बीच में, देखो ये कार्बन एटम बोलो किसका, रिंग का, ये भी किसका बोलो, रिंग का, रिंग के दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो आप इसे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं कहेंगे। लेकिन अगर हम इस टाइप से डबल बॉन्ड दिखा देते हैं ऐसे, तो इस डबल बॉन्ड के बनने में वन कार्बन तो रिंग का है और दूसरा कार्बन रिंग का नहीं है, इस रिंग का हिस्सा नहीं है। नाउ इट इज कॉल्ड एज द एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो ये आपका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कब होता है, जब वो रिंग के बाहर हो, उस रिंग का सिर्फ एक ही कार्बन अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाए उस डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन में, दूसरा कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहा है वो रिंग का हिस्सा ना हो, तब हम उसको कहते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ये मैंने आपको इसलिए बताया, कई बार देखो स्टूडेंट क्या कर देते हैं, देखो एक स्ट्रक्चर और आपके सामने मैं बना दूं, टीचर क्या करे, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और बाहर की तरफ देखो ऐसे डबल बॉन्ड लगा के दिखा दे और फिर कह दे कि बताओ, तो कई बार स्टूडेंट इसको कह देते हैं इट इज एक्सोसाइक्लिक, एक्सो मतलब भाई बाहर है, इसका मतलब ये नहीं है, वो यही है जो मैंने अभी आपको बताया कि डबल बॉन्ड के बनने में यहाँ पर भी तो आपके दोनों कार्बन किसके इन्वॉल्व है, रिंग के ही तो कार्बन इन्वॉल्व है, तो इसको आप एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं कहेंगे। तो इस टाइप से आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें, जब भी आपसे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के बारे में पूछा जाए एग्जाम में, हो सकता है स्ट्रक्चर आपको दे दें और स्ट्रक्चर देने के बाद कहें कि बताओ इस कंपाउंड के अंदर कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड पहली बात है या नहीं है, तो कितने हैं। देखो ये स्ट्रक्चर आपके सामने, अब आप बताएं ये जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, एक तो है नहीं। देखो ये पहले वाला जो ब्लैक कलर से दिखा रखा है, क्योंकि इसके बनने में दोनों कार्बन किसके, रिंग के हैं। नेक्स्ट अगले वाला है जो रेड कलर से दिखा रखा है, क्योंकि वन कार्बन आपके बाहर किस कोई और कार्बन है, वो रिंग का हिस्सा नहीं है, तो इसके अंदर एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है इसके अंदर विद रिस्पेक्ट टू रिंग। हम नेक्स्ट देखते हैं क्या इसमें एक्सोसाइक्लिक है, नहीं। पहले वाला ब्लैक कलर से दिखाया वो भी दोनों रिंग के ही कार्बन है, दूसरा दिखाया वो भी देखो रिंग के ही कार्बन है, तो इसके अंदर कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर भी देखो दोनों ब्लैक से दिखाया, दोनों रिंग के ही कार्बन, जो वायलेट कलर्स वाले हैं ये भी रिंग के ही कार्बन है, तो नील, देयर इज नो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर, ये वैसा ही है जो आपका एग्जांपल नंबर 1 था, जो ब्लैक कलर वाला है वो तो रिंग के जो कार्बन है वो आपके उनके बीच में है, देखो। नेक्स्ट जो है वो एक कार्बन तो रिंग का, दूसरा रिंग का कार्बन नहीं है, तो एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इसमें हो गया, एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया। अब एक चीज देखो जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो ये है, ध्यान से देखो, एक ही रिंग है ना, अब एग्जाम में अगला क्वेश्चन देखो कैसे देंगे, दो रिंग बना देंगे ऐसे, देखो ध्यान से देखो, देखो एक रिंग ये बना दिया, अब आपसे पूछा जाएगा बोलो इस कंपाउंड में कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो आप ये नहीं कहेंगे यहाँ पे कि सर देखो ऐसा है कि इसमें तो एक भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, दोनों रिंग के अंदर ही तो है। तो उस वक्त हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हमें ये पता लगाना हो कि इसमें कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो एक रिंग को छुपा ले। फॉर एग्जांपल मैंने बी रिंग को देखो छुपा लिया, देखो ऐसे, उसका डबल बॉन्ड रहने दिया, देखो है ना ये। अब आपको क्या लग रहा है, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ए रिंग, एक ए रिंग के रिस्पेक्ट में ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ठीक हो गया। तो इसलिए हम इसको कहेंगे। लेकिन ऐसे ही अगर आपको बी रिंग के हिसाब से देखो ये कहा जाए दूसरा, तो वो नहीं है देखो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। देखो आप आपके दिमाग में अब ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर अगर हम बी रिंग को देखो ऐसे ड्रा कर दें, इस डबल बॉन्ड को तो यहाँ पे बना दें, अब जो दूसरे वाला डबल बॉन्ड है देखो उसको हम ऐसे शो कर दें, देखो ए रिंग वाला जो था, देखो ए रिंग वाला ऐसे, आपने कहा था कि सर उसको छुपा लें आप, उसको हमने छुपा लिया ये वाले को ऐसे करके। लेकिन आप ध्यान दें, मैंने अभी बताया था एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड वो होता है जिसमें एक कार्बन, जब डबल बॉन्ड बने एक कार्बन तो रिंग का हिस्सा होना चाहिए और दूसरा रिंग का हिस्सा ना हो। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बना है इसमें क्या है, जो देखो ये दूसरा, ये कार्बन दोनों ही कार्बन में से कोई भी रिंग का हिस्सा नहीं है। मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आप उसको कहते हैं जिस डबल बॉन्ड के बनने में एक कार्बन तो रिंग का हो और दूसरा कार्बन रिंग का ना हो, तभी आप उसको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहते हैं। आप इसको भी एक्सोसाइक्लिक ना मान ले कि ये जो बी रिंग है, बी रिंग के बाहर जो ये दूसरा डबल बॉन्ड आ गया ये एक्सोसाइक्लिक है, नो। एक्सोसाइक्लिक की प्रॉपर डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, उसकी सेंस आपको ध्यान रखनी है। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बोलो कौन हुआ, जिसमें जो डबल बॉन्ड बनने में एक कार्बन तो रिंग वाला होना चाहिए और दूसरा रिंग वाला नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ, जो दोनों के दोनों कार्बन ही रिंग के नहीं है। तो इस पूरे कंपाउंड में बोलो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने आ गए, इस पूरे कंपाउंड के अंदर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड सिर्फ कितने आए, एक। देखो सिर्फ ओनली वन है, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, ए रिंग के रिस्पेक्ट में। ए के रिस्पेक्ट में जो ये रेड वाला है देखो, ये ए रिंग के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक कार्बन देखो ये आ गया, एक कार्बन ये दूसरा आ गया, ठीक हो गया ना। तो ए के रिस्पेक्ट में ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट एग्जांपल अब हम देखते हैं अपना,
अब इसमें बताएं आप, बोलो कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आपको दिख रहे हैं इसके अंदर, आपको दिख रहे हैं, बोलो कितने, एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है जो रिंग के बाहर जो रेड कलर से दिखा रखा है। इसके बाद नेक्स्ट अगर उसी टाइप से देखो, अब हम इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर ड्रा कर दे, एक रिंग और ड्रा कर दे, देखो क्या हुआ, देखो इस टाइप से ड्रा कर दिया। अब बताओ बोलो कितने हो गए, बताओ शाबाश। एक तो ये डबल बॉन्ड हो गया, एक्सोसाइक्लिक हो गया ना, देखो ये डबल बॉन्ड, इसको तो आपने मान लिया क्योंकि एक कार्बन रिंग का है और दूसरा रिंग का नहीं है, मैंने टिक कर दिया। अब हम देखो दूसरी स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, देखो इस टाइप से, ये देखो ये वाला। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, ए वाले रिंग को देखो मैं छुपा लेता हूँ, ध्यान देना, देखो मैं अलग से आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। ये हमारा बी रिंग देखो मैंने बना दिया, बी रिंग का देखो डबल बॉन्ड मैंने बना दिया। अब बाहर जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो हम दिखा देंगे, और सारे रिंग के हिस्से को हमने हटा दिया। अब बताओ ये एक्सोसाइक्लिक है नहीं है, एक्सोसाइक्लिक है, क्योंकि ये एक कार्बन रिंग का है, बी वाले रिंग का है, और दूसरा बी वाले रिंग का नहीं है, सो इट इज एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, जब भी हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को यानी शो करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उसको समझते हैं, तो इस टाइप से आपको कर करके देखना होता है। धीरे धीरे आपके दिमाग में इमेजिनेशन बन जाएगी, अपने हाथ रखें अपनी कॉपी पर, उसको छुपो लें, फिर आप देखें एंड सो इस टाइप से आप अपनी प्रैक्टिस करें। तो बोलो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, बोलो इसमें कितने हो गए, इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 2 हो गए। जो रेड कलर वाला है वो तो एक्सोसाइक्लिक ए रिंग के हिसाब से है, और जो ब्लू कलर वाला है वो बी रिंग के हिसाब से, देखो मैंने बी की बना रखी है नीचे स्ट्रक्चर, तो बी रिंग के हिसाब से जो ये ब्लू बॉन्ड वाले जो थे, जो मैंने देखो यहाँ पे आपको नीचे ड्रा करके दिखाई, इट इज एन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इसमें हो गए। तो देर आर 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, वन विद रिस्पेक्ट टू रिंग ए और वन अदर किसके रिस्पेक्ट में हो गया, बोलो बी के रिस्पेक्ट में हो गया, ठीक हो गया ना, वन विद रिस्पेक्ट टू बी, क्लियर हो गया। तो देखो ऊपर हम ये लिख देते हैं वन विद रिस्पेक्ट टू ए, और एक चीज हम यहाँ पे लिखना भूल गए, वन विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक हो गया, ये हमने लिख दिया आगे। तो यही स्ट्रक्चर मैंने दोबारा आपके लिए ड्रा की है, देखो इसमें वन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, बोलो बी, ऐसे ही इसमें ये सेम ही है आपका, और वन विद रिस्पेक्ट टू बोलो क्या हो गया आपका, ए रिंग के। तो ये 2 स्ट्रक्चर एक जैसी ड्रा हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाती है। अब इसमें बताएं बोलो कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। दिखने में तो आपको एक ही डबल बॉन्ड दिख रहा है ए और बी रिंग के बीच में, लेकिन जो बीच में रेड कलर का डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है वो एक्सोसाइक्लिक ए के रिस्पेक्ट में भी है और बी के रिस्पेक्ट में भी है। डबल बॉन्ड एक ही है लेकिन दोनों के रिस्पेक्ट में, तो वन विद रिस्पेक्ट टू ए रिंग, वन विद रिस्पेक्ट टू बी रिंग, तो 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहलाएंगे। डबल बॉन्ड एक है लेकिन कहलाएंगे 2, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में भी ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है और बी के रिस्पेक्ट में भी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखिए। अब इसमें बताएं 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, देखो एक तो राइट साइड में जो रेड दिख रहा है जिसमें आपके बनने में डबल बॉन्ड, एक तो रिंग का कार्बन यूज हो गया और दूसरा रिंग का कार्बन ही है, तो एक्सोसाइक्लिक। ऐसे ही लेफ्ट साइड में एक तो रिंग का कार्बन है, एक रिंग का कार्बन नहीं है, तो वो भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया। तो टोटल एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हो गए, 2 विद रिस्पेक्ट टू रिंग ए के रिस्पेक्ट में ही। तो ये हमने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं अब प्रॉपर्टीज एल्कीन की। तो जो प्रॉपर्टी मेन एल्कीन दिखा सकता है, जैसे आइसोमेरिज्म को शो कर सकता है, तो आइसोमेरिज्म कहते किसे हैं। सो द कंपाउंड which have the same molecular formula but differs in their orientation of the atom or the group of atom across the double bond, तो आप उसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। एंड प्रॉपर्टी कहलाती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि एल्कीन जो आइसोमेरिज्म दिखाते हैं और भी आइसोमेरिज्म दिखाएंगे, ये पोजिशन, फंक्शनल एंड सो ऑन, लेकिन जो मेन आइसोमेरिज्म फिलहाल जो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकती है, और भी आइसोमेरिज्म है जो ये शो कर सकती है, तो मैंने बताया, अभी आपको बताया भी दोबारा से, लेकिन मेन आइसोमेरिज्म जो ये शो करेंगे वो कौन सी, बोलो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर देखो ऐसे डबल बॉन्ड हो, जैसे आपने देखा, तो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम होना चाहिए, और ईच ऑफ द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम मस्ट हैव 2 डिफरेंट ग्रुप। देखो एक डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर HCl, और वही सेम ग्रुप दूसरे डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर भी होने चाहिए। जैसे इस एक डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर बोलो क्या लगा हुआ है, H और Cl, देखो H और Cl, तो दोनों ग्रुप आपके डिफरेंट हो गए ना, तो यही डिफरेंट ग्रुप दूसरे के ऊपर भी होने चाहिए। HCl इधर, तो आगे भी देखो H और Cl है। तो ये कंडीशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। जो फर्स्ट टाइप की आइसोमेरिज्म आएगी सिस ट्रांस के लिए, अदरवाइज चारों ग्रुप को अलग कर दे तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चलेगी, लेकिन वो अलग टाइप की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाती है। तो फिलहाल हम सिस और ट्रांस के बेसिस के ऊपर ये बातें आपको बता रहे थे। तो आप देखें इसमें ओरिएंटेशन अलग हो गया सिर्फ,
तो अब ये कौन सी आइसोमेरिज्म दिखाई? तो नेसेसरी कंडीशन क्या थी? नेसेसरी कंडीशन है द मॉलिक्यूल मस्ट हैव द डबल बॉन्ड इन बिटवीन द सी मस्ट बी द डबल बॉन्ड इन बिटवीन सी एंड सी एटम। जरूरी नहीं सी और सी के बीच में हो, ये हम एल्कीन्स पढ़ रहे हैं इसलिए ऐसा है। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में हो तो भी वो कंपाउंड आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, लेकिन फिलहाल हम कंसंट्रेट कर रहे हैं हमारी स्टडी को ओनली अप टू द एल्कीन्स। तो एल्कीन के बेसिस पे हम क्या बता रहे हैं, कंडीशन क्या हुई, द मॉलिक्यूल मस्ट हैव द डबल बॉन्ड इन बिटवीन सी एंड सी एटम। तो देखो हमने डबल बॉन्ड लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद क्या हो, द ईच डबली बॉन्डेड कार्बन एटम मस्ट हैव टू डिफरेंट ग्रुप और द ग्रुप ऑफ एटम्स, टू डिफरेंट एटम्स होने चाहिए या ग्रुप ऑफ एटम होने चाहिए। जैसे हमने H लगा दिया यहाँ पे Cl, तो दूसरे के ऊपर भी यही होनी चाहिए, H और Cl हमने लगा दिया। ठीक हो गया। या हम उनके सेम, हमने दूसरा एक एग्जांपल लिया, क्या इसके अंदर हमने ऐसा किया? नो, हमने एक कार्बन के ऊपर तो क्या लगा दिया बोलो, H और Cl, दो डिफरेंट ग्रुप लगाए, यहाँ पे हमने दो सेम लगा दिए, तो इसलिए ये कंपाउंड आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो बोलो सेकंड कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन तो पूरी हो गई, द मॉलिक्यूल मस्ट हैव डबल बॉन्ड इन बिटवीन सी एंड सी एटम, वो तो हो गया। सेकंड कंडीशन क्या थी? ईच डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, दोनों देखो ये भी डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है, ये भी डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है। ईच डबली बॉन्डेड कार्बन एटम मस्ट हैव टू डिफरेंट एटम्स, देखो एक H हो गया, एक Cl हो गया, दूसरे पे भी यही होने चाहिए H और Cl, लेकिन नहीं है। तो इसलिए जो फर्स्ट कंपाउंड है वो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा, सेकंड शो नहीं करेगा। एग्जाम में ऐसे आपके सामने एग्जांपल दिए जा सकते हैं और पूछेंगे आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अब इन जो इसका रीजनिंग बनेगी वो यही बनेगी। सेकंड वाले का आंसर क्या होगा? व्हाइट कैन नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज वन ऑफ द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम हैव द बोलो क्या, सेम एटम, दैट इज द H and H एटम, सो इट कैन नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इस टाइप से जो ये कंडीशन वाली बातें हैं यही हम लिख देते हैं और वही इसका रीजन बन जाता है, आंसर बन जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो इसमें नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कोज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये हुई ही क्यों, एल्कीन्स में ही क्यों चलती है? वो इसलिए, देखो हम आपको बता दें, कार्बन और कार्बन के बीच देखो जो पहला बॉन्ड बनता है ना, तो वो बॉन्ड आपका बनता है सिग्मा बॉन्ड। देखो इस टाइप से कोई ओवरलैपिंग हुई, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड अगर बन जाए तो देयर इज ए फ्री रोटेशन, लेकिन उसके बाद क्या होता है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं कार्बन के पास, जो हम आपको पहले स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में सिखा चुके होते हैं। इनके पास इलेक्ट्रॉन है जो ऊपर नीचे देखो मूव करे, अब इनके बीच देखो हो गई साइडवेज ओवरलैपिंग, अब वो एंड बिलो द प्लेन, तो जिसकी वजह से अब रोटेशन रुक गई। अब कार्बन कार्बन एटम के बीच में जो फ्री रोटेशन होनी थी अब वो नहीं होगी, अब वो और बिलो द प्लेन दोनों साइड में आपके क्या होगी बोलो, साइडवेज ओवरलैपिंग। ड्यू टू दैट ओवरलैपिंग, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दैट पाई बॉन्ड, पहले वाला बॉन्ड ये सिग्मा बॉन्ड था, इसके बाद जो बॉन्ड बना ये पाई बॉन्ड बन गया, तो जिसकी वजह से अब रोटेशन रुक गई, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो गई। अब रोटेशन रुक गई तो क्या होगा, देखो जैसे नीचे वाले एग्जांपल देखें, अब देखो क्या हुआ, और रोटेशन रुकने से जो H देखो ऊपर है, देखो ये ऊपर ही रहेंगे, Cl नीचे नीचे रहेंगे। अब दूसरे एग्जांपल में देखें, यहाँ पे H और Cl ऊपर है तो ये ऊपर ही रहेंगे, ये नीचे नहीं आ सकते, तो इट मींस रोटेशन रुक गई। यहाँ पे क्या है, पहले एग्जांपल में था सेम ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड के सेम साइड में कौन है, H और H। दूसरे एग्जांपल में कौन है, डबल बॉन्ड के डिफरेंट ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के एक साइड में H और Cl है, तो मींस अब रोटेशन रुक गई, अब ये ऊपर नीचे नहीं जा सकते। तो रोटेशन क्यों रुकी, वही हमने बताया, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दैट पाई बॉन्ड। तो इसलिए अब हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू द हिंडर्ड रोटेशन, अब रोटेशन हिंडर्ड हो चुकी है, रुक चुकी है। सो ड्यू टू द, किस वजह से, क्योंकि डबल बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। सो ड्यू टू द हिंडर्ड रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से बोलो क्या हो जाएगा, देखो ये हमने दिखाया, देखो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, देखो डबल बॉन्ड हो गए, देखो थोड़े थोड़े हिल पाएंगे, देखो सिर्फ हल्की मूवमेंट है लेकिन कंप्लीट रोटेशन हो ही नहीं रही। सो ड्यू टू द हिंडर्ड रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जैसे आपको दिख रही है, द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द एटम और द ग्रुप ऑफ एटम अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम गेट फिक्स, अब पोजीशन फिक्स हो गई। देखो जो HH है वो ऊपर रहे, HCl ऊपर रहे, जैसे इस डायग्राम में भी आप देख रहे हैं, इस पिक्चर के अंदर जो आपको हिलते हुए स्लाइट मूवमेंट है लेकिन कंप्लीट रोटेशन नहीं हुई। जो अबोधी प्लेन है, अबोधी प्लेन देखो, इनको अगर हम H मान लेते हैं, देखो ऊपर जो स्मॉल एटम दिखा रखे देखो H है, ये H अबोधी प्लेन है, तो देखो ऊपर ही रहेगा इधर, यानी स्ट्रक्चर तो खैर प्लेनर होती है, प्लेनर का मतलब ऑन दी वन साइड ऑफ डबल बॉन्ड है, हम अबोधी प्लेन वर्ड यूज नहीं करेंगे बिकॉज स्ट्रक्चर इज प्लेनर, क्योंकि इस कार्बन की देखो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है,
और sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपकी कैसी होती है, प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाती है। तो जिसमें क्या हुआ, एक देखो ये सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा बॉन्ड बोलो कैसा है, ये पाई बॉन्ड है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड रोटेशन रुक गई। अब सिग्मा बॉन्ड देखो कितने हैं, 1 2 एंड 3 ही सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाए तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। ऐसे ही दूसरे की आप देख सकते हो, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड, तो इस कार्बन की भी बोलो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फार्मूला क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फार्मूला होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर के बेसिस पे यहाँ पे आंसर क्या आ गया 3, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर कोई है नहीं, इसलिए आंसर 3 आता है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए स्ट्रक्चर प्लेनर है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, these two H atom are present on the same side of double bond। अब वो ऑपोजिट नहीं आ रही, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो गई। अब इसमें देखिए एल्केन का हम आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाए। इफ देयर इज अ सिंगल बॉन्ड, जो ब्लू कलर से जो हमने दिखा रखे, देखो ये कार्बन है, देखो कार्बन, मैंने सी लिख दिया। अब इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है नहीं। बचे हुए 3 कौन है, बोलो H है। देखो ये एक H आपको समझाने के लिए फ्री रोटेशन जब दिखाई तो वन ऑफ द कार्बन एटम को हमने फिक्स करते हुए दिखा दिया, दूसरे की मूवमेंट हो रही है। देखो जो H है, मान लीजिए किसी H एक को HA कह दे, दूसरे का HB, तो क्या उसकी रोटेशन फिक्स है, नहीं। देखो कंटिन्यूअस इन रोटेशन है, तो जो पोजीशन है एटम्स की वो फिक्स नहीं है। आपके एल्केन्स के अंदर बोलो, जो सेकंड डायग्राम आपको अभी दिखाया गया, बोलो ये किसका डायग्राम था, एल्केन का। जो पहले दिखाए थे, बोलो ये डायग्राम किसका था, बोलो ये एल्कीन का था, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गए यहाँ पे। तो बोलो किसके अंदर रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो चुकी है, एल्कीन्स के अंदर। देखो स्लाइट, सिर्फ ऑसिलेशन, स्लाइट मूवमेंट है, बिल्कुल रोटेशन रुक गई है। लेकिन एल्केन में आपको क्या दिख रही है, देखो फ्री रोटेशन दिख रही है अराउंड द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के ऊपर। इसलिए जो एल्केन्स होते हैं वो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर वो कंपाउंड होते हैं जिसमें पोजीशन फिक्स होनी चाहिए आपके एटम और द ग्रुप ऑफ एटम्स की। आप इधर भी देखें दोबारा से, देखो इसमें दोनों, अगर और भी अच्छे से समझे, अगर हम ये कहें कि हमने किसी की पोजीशन फिक्स नहीं की, तो कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, देखो देयर इज ए फ्री रोटेशन। दोनों ही एटम के ऊपर हमने जो आपके और एटम्स लगे हुए, चाहे वो H हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, CH3 कोई भी हो, देखो किस तरह से फ्री रोटेशन हो रही है। इसलिए हम ये कहें, बोलो कौन से एटम आपके एक साइड में, हम कह ही नहीं सकते। कभी तो देखो रेड कलर वाले ऊपर आ जाते, कभी ब्लू कलर वाले ऊपर आ जाते, कभी व्हाइट कलर वाले ऊपर आ जाते। क्या जो एटम्स है उनकी पोजीशन फिक्स है? नो। पोजीशन फिक्स होगी तभी तो हम बता पाएंगे कि उनके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो पाएगी, तभी तो हम सिस और ट्रांस कह पाएंगे। जैसे अगर सेम साइड में ग्रुप प्रेजेंट हो तो आप उसे सिस कहते हैं। देखो ये सिस फॉर्म बन गई आपकी, मैंने देखो जैसे सिस लिखा। और जो पहले भी हमने डायग्राम बना रखा वो कौन सी एल्कीन का था, उधर वो सिस का ही था, देखो। और दूसरे वाला देखो ये डायग्राम है, बोलो ये कौन सी एल्कीन का है, ट्रांस। तो एक स्ट्रक्चर को हम सिस कह पाए, दूसरे को ट्रांस कह पाए, क्यों? क्योंकि सिस के अंदर द सेम ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, HH सेम साइड में है। ट्रांस के अंदर जो आपके डिफरेंट एटम्स हैं वो सेम साइड में, H और Cl सेम साइड में। लेकिन एल्केन में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं, कभी कोई एटम ऊपर आ जाता है, कभी दूसरा आ जाता है, कभी नेक्स्ट वन आ जाता है, कभी नेक्स्ट वन आ जाता है, एंड सो ऑन। तो मींस पोजीशन ऑफ द एटम प्रेजेंट ऑन these singly bonded carbon atoms is not fixed due to the free rotation around the carbon carbon single bond in alkanes। इसलिए alkanes can never show the geometrical isomerism। तो कौन शो कर सकते हैं, बोलो geometrical isomerism को? सिर्फ alkenes। तो इस तरह से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, एल्केन शो नहीं करते क्यों, एल्कीन शो कर देते हैं क्यों। लेकिन एल्कीन्स भी सभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, उसके अंदर भी कुछ कंडीशन थी, वो हम आपको पहले बता चुके हैं कि डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ईच ऑफ द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम मस्ट हैव 2 डिफरेंट एटम और द ग्रुप ऑफ एटम्स। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम आगे देखते हैं टाइप ऑफ आइसोमर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जो आइसोमर है वो कौन से हो सकते हैं, अभी आपको बताया था। वन इज द बोलो कौन सा, सिस एल्कीन, एक तो सिस हो सकती है, और दूसरी बोलो अभी अभी हमने कौन सी बताई थी, सेकंड वन इज द ट्रांस वन। दूसरी बोलो कौन सी होती है आपकी, ट्रांस एल्कीन। सिस कौन सी होती है, एल्कीन इन विच द सेम ग्रुप और द एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड आर कॉल्ड एज द सिस एल्कीन। अब सिस एल्कीन कह देते हैं। बोलो इसी बेसिस पे ट्रांस एल्कीन की क्या डेफिनेशन बनने वाली है। तो ट्रांस एल्कीन बोलो कौन हो जाएंगे आपकी, ट्रांस एल्कीन वो होगी आपकी जिसके अंदर बोलो क्या हो, in which the same group are present on the opposite side of the double bond। the same group are present on the opposite side of the double bond। तो आपसे क्या कहते हैं, ट्रांस एल्कीन कह देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्काइन भी पॉसिबल है या नहीं। एल्केन में तो हमने देख लिया क्यों पॉसिबल नहीं था, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की वजह से आपकी फ्री रोटेशन हो गई, और जो पोजीशन है आपके डिफरेंट एटम प्रेजेंट ऑन दी सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम इज नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं थी, इसलिए हम सिस और ट्रांस वर्ड यूज ही नहीं कर सकते। इसलिए जो आपके एल्केन्स है वो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं कर सकते हैं। अब एल्काइंस में देखें, एल्काइंस में हमने क्या देखा कि अभी हमने कंडीशन बताई थी, बोलो पहली कंडीशन क्या थी, आपके जो एल्काइंस होते हैं
और या एल्कीन थी, बोलो कंडीशन क्या थी, देयर मस्ट बी डबल बॉन्ड। वो किस लिए कहा था हमने डबल बॉन्ड, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लिए। वो तो रोटेशन यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्टेड हो गई, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच देखें एक ही सिग्मा बॉन्ड है और बचे हुए दो बॉन्ड बोलो क्या है, आपके पाई बॉन्ड है। रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड, मींस फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, पहली कंडीशन पूरी हो चुकी है एल्काइन में भी। अब हम चलते हैं सेकंड कंडीशन जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की थी, वो क्या, the two different atom must be present on each of the carbon atom having the restricted rotation। वो कार्बन एटम जिसके बीच में रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो चुकी है उसके ऊपर दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, लेकिन क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही होती है, कार्बन तो कैन फॉर्म ए मैक्सिमम ऑफ 4 बॉन्ड्स, तो कार्बन के 3 बॉन्ड पहले से एल्काइन में, एक ही तो बॉन्ड बचा, तो एक ही तो ग्रुप लग सकता है, दो ग्रुप लग ही नहीं सकते। तो एल्काइन कैन नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज देयर इज ओनली वन ग्रुप और वन एटम इज प्रेजेंट ऑन ईच ऑफ द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। जबकि वो कार्बन जिनके बीच में रोटेशन जब रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, जैसे एल्कीन के केस में था देखो ऐसे, उसके ऊपर हमने कहा था दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, जैसे एक एच और एक सीएल हमने लगा दिया, ऐसे दूसरे के ऊपर भी हमने लगा दिया था। लेकिन यहाँ पे दो ग्रुप कैसे लगाएं, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो हम दो ग्रुप ऐसे नहीं लगा सकते कि एक एच और एक सीएल लगा दे। अगर हम ऐसा करते हैं तो कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा हो जाएगी। देखो कार्बन के बॉन्ड 5 हो गए, यहाँ पे 3 तो ट्रिपल बॉन्ड वाले हो गए, और एक ये 4 और एक ये 5 हो गए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए दो ग्रुप हम लगा ही नहीं सकते, और दो ग्रुप नहीं होंगे तो सेकंड जो कंडीशन थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की वो फुलफिल नहीं होती, इसलिए जो आपके एल्काइंस हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि व्हाई द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैन नेवर अकर इन द एल्काइंस। तो हेंस द एल्काइन कैन नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन ये दूसरी आइसोमेरिज्म जरूर शो कर सकते हैं एल्काइंस, वो तो एल्कीन भी शो कर सकते हैं, जैसे चेन आइसोमेरिज्म, पॉसिबल आइसोमेरिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखिए, बोलो आपके यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे है, 1 2 3 4, 2 और 3 के बीच में, ये इंटरनल एल्काइन है, क्योंकि एंड जो कार्बन एटम का जो एंड होता है, प्रिंसिपल जो चेन के दो ही एंड होते हैं, देखो वन एंड सेकंड एंड, तो क्या जो ट्रिपल बॉन्ड है किसी एंड के ऊपर प्रेजेंट है, नो, सो इट इज देन इंटरनल एल्काइन। और पोजीशन क्या है, 2 और 3 के बीच में, तो पोजीशन 2 है। तो अब नेक्स्ट में देखें, यहाँ पे भी हमने नंबरिंग की 1 2 3 4, तो क्या नंबरिंग ठीक है या गलत है, तो ये नंबरिंग हमारी ठीक है या गलत, उसके लिए हम लोवेस्ट सम रूल देखो यूज करते हैं। बोलो अगर हम नंबरिंग ऐसे करें जैसे मैंने करके दिखाई, तो बोलो क्या आएगी, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे, 3 के ऊपर है। अगर हम नंबरिंग देखो अब ऑपोजिट करता हूँ, इस एंड से 1 2 3 एंड 4, देखो ऐसे। अब बताओ ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे, 1 और 2 के बीच में, 1 के ऊपर है, तो ऊपर वाली नंबरिंग रॉन्ग है हमारी और नीचे वाली हमारी क्या होगी, ठीक। तो करेक्ट नंबरिंग इज नंबर 1। तो व्हाट इज द करेक्ट नंबरिंग, आपके 1 के ऊपर है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो, 1 2 3 4 है, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा ब्यूट और 1 और आइन, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा ब्यूट 1 आइन। और जो पहले वाला था बोलो उसका नाम क्या था, उसका नाम था ब्यूट और 2 और YNE, ब्यूट 2 आइन। तो ये क्या हुए आपस में, पोजीशन आइसोमर्स है, बोलो क्या है, पोजीशन आइसोमर्स है। पोजीशन आइसोमर्स क्यों है, बिकॉज दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएं कितना है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला आप अगर यहाँ पे देखते हैं तो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C4 और H कितने हो गए, H6 दोनों के अंदर, H तो 6 ही और C4 है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दे डिफर इन द पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड। तो दे आर, दैट इज द एग्जांपल ऑफ आपके पोजीशन आइसोमर्स। ऐसे ही जो आपके एल्कीन्स हैं वो भी तो आपके पोजीशन आइसोमर दिखा सकते हैं, जहां पे आपने ट्रिपल बॉन्ड लगाया वहां पे आप डबल बॉन्ड लगा दो, तो एल्कीन का एग्जांपल हो जाएगा। तो वहां पे किसका एग्जांपल हो जाएगा, बोला एल्कीन का, जैसे ब्यूट 2 इन बना दो, ब्यूट 1 इन बना दो, तो इस टाइप से वो एग्जांपल हो जाएंगे आपके पोजीशन आइसोमर्स इन एल्कीन्स। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी के हीट इफेक्ट देखेंगे, किस चीज का, हीट का, ऑन द आइसोमर्स, डिफरेंट जो आइसोमर्स एल्कीन के अंदर बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मैलिक एसिड ले लें, क्या ले ले बोलो, मैलिक एसिड, तो हमने क्या किया, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, हमने एक H लिया, दूसरा H, दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड। सिमिलरली CH ग्रुप दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, बिकॉज दीस टू CH आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, तो ये सिस फॉर्म है। बोलो क्या है, सिस फॉर्म, जिसे मैलिक एसिड कहते हैं, MALEIC, मैलिक एसिड। इसमें बिकॉज दीज टू CH आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, सो इट अंडरगो डिहाइड्रेशन, इसमें से वाटर लॉस हो सकता है, जो मैंने रेड कलर से दिखाया। एक CH के ऊपर से H लॉस होगा, दूसरे CH के ऊपर से OH लॉस, तो वाटर लॉस होगा, और फिर क्या बच गया, आपके एनहाइड्राइड बन जाएंगे। बोलो क्या बन जाएंगे, आपके एनहाइड्राइड्स। देखो हुआ कैसे, हुआ कुछ ऐसे है ना, देखो अगर मैं आपके सामने थोड़ी स्ट्रक्चर आपको समझाने के लिए बना दूं, तो ये H हो गया, इधर भी देखो H हो गया, इसके ऊपर देखो क्या बच गया था, देखो ये C, ये डबल बॉन्ड O और ये एक O, देखो ये O के ऊपर से H हट गया, इसका देखो इसके क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे बोलो कौन था, OH, OH हट गया। कार्बन के देखो कितने बॉन्ड रह गए उसके 3, इस ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड रह गए,
ऑक्सीजन के एक बॉन्ड हो गए। तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाने से आप समझ पाए कि किसका बॉन्ड ब्रेक हुआ है। यहाँ से OH बॉन्ड ब्रेक हुआ है लेफ्ट साइड वाले CH का, और इधर से आपके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ था क्योंकि OH और नया बॉन्ड देखो ये बन गया, देखो स्टेप्स, नया बॉन्ड बन गया। वैलेंसी पूरी होगी, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पूरे, वैलेंसी पूरी। वाटर लॉस के बाद ये कंपाउंड बना, इसे एनहाइड्राइड कहते हैं। सो इट इज कॉल्ड एज मैलिक एनहाइड्राइड। क्या कहेंगे इसे? मैलिक एनहाइड्राइड। तो अब ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाई देखो, इसको हमने बनते हुए दिखा दिया आपके सामने नीचे देखो। तो मैलिक एनहाइड्राइड आपका बन गया यहाँ पे। तो मैलिक एनहाइड्राइड क्यों बन पाया? क्योंकि इसके अंदर 2 CH are present on the same site. So in cis isomer, that is the malic acid, the similar group, that is the CH group, are present on the same site. So it can easily form the anhydride at 323 Kelvin temperature. While in case of the trans isomer, in which the 2 CH group are present on the different site, so there occurs no dehydration reaction, no reaction will occur. तो इसलिए क्या होगा? नो एनहाइड्राइड विल बी फॉर्म, कोई एनहाइड्राइड नहीं बनेगा। तो ये था इफेक्ट ऑफ हीट, कि हीट का इफेक्ट किस में हुआ, सिस में या ट्रांस के अंदर। तो इट कैन नॉट फॉर्म द एनहाइड्राइड। नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी अगली फिजिकल प्रॉपर्टी, सोलिडिटी और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। पहले हम सोलिबिलिटी की बात करते हैं। हमने ये कोई एल्कीन्स ले ली, देखो हमने सिंपल एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन है इसका नाम। इसमें पाई बॉन्ड भी है, देखो बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा बोलो कैसा बॉन्ड होता है? पाई बॉन्ड। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट पाई बॉन्ड सम पोलराइजेशन कैन टेक प्लेस, इसमें पोलराइजेशन हो सकती है इन प्रेजेंस ऑफ सम अटैकिंग स्पीसीज। जैसे वाटर हम बाहर से डाल दें, आप जानते हैं कि जो वाटर होता है वो एक पोलर स्पीसी होती है। देखो पोलर, देखो अगर वाटर ऐसे अप्रोच कर जाए इस एल्कीन को, देखो इस स्टेप्स, तो क्या होगा? O के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज होता है, इस H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। फिर दूसरे बॉन्ड की वजह से O के ऊपर फिर स्लाइट नेगेटिव चार्ज, और H के ऊपर क्या हुआ? स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। देखो इस स्टेप से क्लियर हो गया, इतना आप समझ गए। तो इट मींस वाटर पोलर होता है। वाटर क्या होता है? उसमें परमानेंट डाइपोल बने होते हैं, 2 पोल है, पॉजिटिव नेगेटिव परमानेंट डाइपोल। जब ये वाटर अप्रोच करता है एल्कीन की तरफ, तो अपने ये जो नेगेटिव एंड है इसकी वजह से क्या करता है? इनको पोलराइज कर देता है, और इजिली पोलराइज हो सकते हैं क्योंकि पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है, इजिली इधर उधर उनकी मूवमेंट हो सकती है, तो पोलराइजेबल होते हैं पाई बॉन्ड। तो इसलिए जब ऑक्सीजन वाटर ने अप्रोच किया इसकी तरफ, तो देखो ये जो एंड है जिधर वाटर प्रेजेंट था, हमने दिखाया उस एंड के ऊपर क्या होगा? स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इन पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दूसरी तरफ हो सकती है, या पाई इलेक्ट्रॉन थोड़े डिस्पर्स हो जाएंगे दूसरी साइड में, तो दूसरे कार्बन की तरफ कैसा चार्ज आ जाएगा? स्लाइट नेगेटिव चार्ज। मींस पोलराइजेशन हो गया ना बॉन्ड का इन प्रेजेंस ऑफ द अटैकिंग स्पीसी और द इनकमिंग रिएजेंट्स लाइक द वाटर, जैसे हमने अभी आपको बताया। तो इन एल्कीन्स द डबल बॉन्ड इज वीकली पोलराइज्ड, ये वीकली पोलराइज्ड हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ? द एल्कीन्स आर वीक पोलर मॉलिक्यूल। जो एल्कीन है बोलो क्या है? ये भी वीक पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। Hence alkenes are insoluble in water and less polar solvent. इसलिए ये जो वाटर है इसके अंदर कम सोल्यूबल होते हैं, यानी क्या होते हैं? कम सोल्यूबल, ज्यादा सोल्यूबल नहीं होते, क्योंकि इनके अंदर परमानेंट डाइपोल नहीं है। वो सारे कंपाउंड जिनमें अपने आप डाइपोल बन जाता, अपने आप डाइपोल बन जाता, जैसे फॉर एग्जांपल हम एल्डिहाइड कीटोन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O होता, जैसे एल्डिहाइड कीटोन में होता। अब वाटर, इसके अंदर तो पहले से ही स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव चार्ज अपने आप ही है, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द इनकमिंग वाटर मॉलिक्यूल। और जब वाटर आता है तो इसके अंदर क्योंकि पहले से ही परमानेंट डाइपोल बने हुए हैं, तो इसलिए स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पे ये बहुत ज्यादा है। वाटर के अंदर ये ज्यादा नहीं है, ये थोड़ा सा बना। किस वजह से बना? सिर्फ वाटर के आने के बाद बना, पहले नहीं बना। पहले बहुत ही वीक आपके पोलराइजेबल मॉलिक्यूल्स ये होते हैं, इसलिए वीक पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। सो दीज आर ऑलमोस्ट इनसोल्युबल इन वाटर और द लेस पोलर सॉल्वेंट, इनके अंदर ये आपके कम सोल्यूबल होते हैं, इनसोल्युबल होते हैं। किसके अंदर? वाटर के अंदर, और जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आर मोर इनसोल्युबल, और भी ज्यादा इनसोल्युबल किस में होंगे? आपके जो दूसरे जो सॉल्वेंट होते हैं, आपके जो एंड आर मोर इनसोल्युबल इन लेस पोलर लाइक ईथर्स एंड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, CCl4 एक्सेट्रा, जो हमने लिखा। अब इसमें देखो हमें क्या कहना चाहिए? हमें यहाँ पे ये कहना चाहिए इस पोर्शन के ऊपर जो अभी चीजें मैंने आपको बताई, आपके जो ये मॉलिक्यूल्स हैं जो हमने लिखा है, दे आर मोर सोल्यूबल, क्योंकि ये लेस पोलराइजेबल हैं, इसलिए दे आर मोर सोल्यूबल। यहाँ पे इनसोल्यूबल को हम यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर तो ये सोल्यूबल नहीं होंगे। तो सोल्यूबल तो यानी किसके अंदर होंगे? एल्कीन्स आर सोल्यूबल इन लेस पोलर सॉल्वेंट, ये लेस पोलर सॉल्वेंट के अंदर आपके सोल्यूबल होंगे। तो हमने क्या लिखा है? एल्कीन्स आर इनसोल्युबल इन वाटर, क्योंकि मोर आपके पोलर हो गए, और मोर पोलर सॉल्वेंट। ऊपर हम ये लेस की बजाय देखो हम यहाँ पे मोर लिखने वाले हैं।
तो एल्कीन्स आर इनसोल्युबल इन वाटर, वाटर क्योंकि ज्यादा पोलर है, या और जो दूसरे मोर पोलर सॉल्वेंट है उनके अंदर ये इनसोल्युबल होते हैं या लेस सोल्युबल होते हैं, और ये ज्यादा सोल्युबल किसमें होंगे, एंड दे आर मोर सोल्युबल इन लेस पोलर सॉल्वेंट लाइक ईथर्स, और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, CCl4 एक्सेट्रा, उनके अंदर ये ज्यादा सोल्युबल होंगे। क्योंकि देखो लाइक डिसॉल्व्स लाइक की प्रॉपर्टी होती है बेसिक, कि पोलर पोलर में ज्यादा घुलता है, नॉन पोलर में ज्यादा घुलते हैं, क्योंकि एल्कीन्स जो होते हैं ये ज्यादा पोलर नहीं होते, दे आर लेस पोलर कंपाउंड होते हैं, इनके अंदर वीक पोलर आपका यानी पोलराइजेशन हुई है इसके अंदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनकमिंग सॉल्वेंट लाइक द वाटर की वजह से। इसलिए हमने क्या लिखा, फिर से सुन ले आप ध्यान से, जो एल्कीन्स होते हैं दे आर इनसोल्युबल इन वाटर बिकॉज वाटर इज मोर पोलर, एंड आल्सो लेस सोल्युबल इन मोर पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि ये लेस पोलर है, बहुत ही कम पोलर है, इसलिए ज्यादा सोल्युबल किस में होंगे, इन लेस पोलर सॉल्वेंट, या नॉन पोलर जो सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, CCl4, उनके अंदर ये ज्यादा सोल्युबल रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई सिस एल्कीन आर मोर सोल्युबल देन द ट्रांस आपके जो एल्कीन्स होती है, यहाँ पे एल्केन्स की बजाय एल्कीन्स कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हमने ट्रांस एल्कीन ले ली, दूसरी हमने ये सिस एल्कीन ले ली। अब हम देखेंगे इनमें से कौन ज्यादा सोल्युबल होता है। देखो जो ट्रांस आइसोमर होते हैं इट इज मोर सिमेट्रिकल, जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं वो लोग क्या होते हैं, दे आर मोर सिमेट्रिकल, इनकी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है ट्रांस की। देखो ये बिल्कुल, देखो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है इनकी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो दूसरा मॉलिक्यूल है इसके ऊपर इजिली बोलो क्या हो पाएगा आपका, इजिली इसके ऊपर पैक हो जाएगा, इजिली पैक हो जाएगा। लेकिन जो सिस वाले हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर क्लोज पैकिंग नहीं कर पाएंगे। तो किन की स्ट्रक्चर बोलो सिमेट्रिकल होती है, आपके ट्रांस आइसोमर की स्ट्रक्चर ज्यादा सिमेट्रिकल होती है एज कंपेयर टू द सिस वन, इसलिए ट्रांस आइसोमर्स आर मोर क्लोज पैकिंग देन द सिस आइसोमर। इसलिए जो सिस एल्कीन्स होते हैं क्योंकि वो लूजली पैक स्ट्रक्चर होती है, सो दे आर मोर सोल्युबल, इसलिए उसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी। किन के अंदर, वो हम ऊपर पहले ही आपको बता चुके हैं कि जो एल्कीन्स होते हैं दे आर मोर सोल्युबल इन लेस पोलर सॉल्वेंट, और आपके जो किसके अंदर आपके सोल्यूबल होते हैं ज्यादा, लेस पोलर सॉल्वेंट के अंदर। तो ये हम उसी की बात करें। फर्दर हमने देखा कि कौन ज्यादा सोल्यूबल होंगे, फिर तो सिस एल्कीन्स ज्यादा सोल्यूबल होंगे, क्योंकि जो सिस एल्कीन होती है उनकी लूजली पैक स्ट्रक्चर होती है, इसलिए दे कैन इजीली बी सोल्यूबलाइज। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड, साथ ही देख लेते हैं क्योंकि इसका आंसर तो दोनों में कॉमन है, क्या कि जो ट्रांस आइसोमर होते हैं दे आर मोर सिमेट्रिकल देन द सिस वन, और ट्रांस आइसोमर जो होंगे उनकी मोर क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होगी देन द सिस वन। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, मोर हीट इज रिक्वायर्ड, इसलिए बोलो क्या होगा, मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट अपार्ट द ट्रांस मॉलिक्यूल्स देन द सिस वन। सो मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मोर क्लोजली पैक्ड लैटिस ऑफ ट्रांस आइसोमर देन द सिस आइसोमर। इसलिए बोलो किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द सिस वन। और सोल्यूबल कौन ज्यादा थे, सिस आइसोमर आपके ज्यादा सोल्यूबल थे। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि अब हम डिफरेंशिएट करेंगे एल्कीन और एल्काइंस के बीच के, इनमें मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है आउट ऑफ द एल्कीन और द एल्काइंस। जैसे अभी हमने पीछे जिक्र भी किया था कि जैसे ही किसी कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड की बजाय डबल, डबल की बजाय ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो ज्यादा पोलराइज होते हैं। तो जो आपके एल्काइंस होते हैं, जैसे आपके स्ट्रक्चर देखिए, इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल का मतलब एक ही सिग्मा है और दो आपके पाई बॉन्ड आ गए हैं, इसमें एक सिग्मा है और दो बोलो क्या है, इसमें पाई बॉन्ड हो गए। जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होते हैं वो वीक बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड, इसलिए वो इजिली पोलराइजेबल पार्ट बन जाता है। कैसा बन जाता है बोलो, वो इजिली पोलराइजेबल पार्ट बन जाता है क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड बन गए, दो पाई बॉन्ड है। तो जिसकी वजह से पोलराइजेशन जो हुई, देखो ये स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव चार्ज जो इसके अंदर आ जाता है ये ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द एल्कीन्स, और एल्कीन में ज्यादा होगा। देखो ये हमने दिखाया यहाँ पे पाई बॉन्ड, और ये हमने एल्कीन्स दिखा दिए, देखो यहाँ पे इनके अंदर भी ये पाई बॉन्ड है, जिसकी वजह से इसमें देखो पोलराइजेशन पॉसिबल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पाई बॉन्ड्स, जो कि वीक बॉन्ड होता है, इजीली मूवेबल आपके इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इसलिए एल्केन्स के अंदर आपके स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव चार्ज नहीं बनेगा क्योंकि इसमें पोलराइजेशन नहीं होगी। सिग्मा बॉन्ड है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए इसमें पोलराइजेशन ये नहीं होगी, होगी तो ना के बराबर होगी, और इन प्रेजेंस ऑफ जो इनकमिंग सॉल्वेंट है तभी होगी। तो बोलो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन हमने तीनों में दिखा दी, अब सिर्फ हमें ये बताएं सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किसमें होगी। मोर पोलराइजेबल बॉन्ड कौन हुआ, ट्रिपल बॉन्ड वाला, क्योंकि उसमें दो पाई बॉन्ड है। फिर उसके बाद एल्कीन में, उसमें दो पाई बॉन्ड है। सबसे कम पोलराइजेशन किसमें होगी, आपके एल्केन के अंदर, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। सो द ट्रिपल बॉन्ड इज मोर पोलराइजेबल देन द डबल बॉन्ड एंड द सिंगल बॉन्ड ड्यू टू द हाई मोबिलिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स देन द सिंगल सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। और आप ये फार्मूला जानते हैं कि F = क्या होता है,
लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अनुसार है फिजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जितना ज्यादा ये मैग्नीट्यूड होगा स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव चार्ज का, जो Q1 Q2 की वैल्यू होगी, उतनी ही ज्यादा तो ये अट्रैक्शन दिखाएंगे दूसरे मॉलिक्यूलों के बीच में। तो ये जो अट्रैक्शन होगी एल्काइन एल्काइन के बीच, ये लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के बेसिस के ऊपर हम एक्सप्लेन करेंगे कि एक मॉलिक्यूल का स्लाइड पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल के स्लाइड नेगेटिव के बीच जो अट्रैक्शन होने वाली है, अब ये ना सोचे अट्रैक्शन एच के बीच है, ये अट्रैक्शन है स्लाइड पॉजिटिव और स्लाइड नेगेटिव चार्ज के बीच। शो करने में ऐसे ये शो हो गई यहाँ पे। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगी यहाँ पे डाइपोल्स के बीच में। और एल्कीन में भी स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, लेकिन वीकर देन द एल्काइंस में। और जो एल्केन में बनी दैट इज द वीक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगी यहाँ पे। इसलिए क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी मोर in between the alkyne molecule than in between the alkene molecule and the alkanes molecule। ये आपको ध्यान रखना है। इंड्यूस्ड डाइपोल क्यों कहा, क्योंकि डाइपोल कब बने, when these two molecule approaches each other, जब ये एक मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। जब अकेला आपके पास कोई एल्काइन होता है ना, देखो हम आपको बता दें, जब आपके पास अकेला एल्काइन होता है, देखो इस टाइप से, उसके अंदर कोई स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव चार्ज नहीं होती। अगर हम वेपर फेज में देखें तो, अगर ये वेपर फेज में है तो उस टाइम पे आपके कोई डाइपोल नहीं बने हुए होते हैं। लेकिन जब ये अप्रोच करते हैं, जैसे आपको ध्यान होगा ना ग्रुप 18 के बारे में जब हमने आपको समझाया था कि बीच में देखो न्यूक्लियस होता है, बाहर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ये फ्रीली देखो मूव कर रहे होते हैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हीलियम के अंदर, क्योंकि उसकी कॉन्जुगेशन क्या थी हीलियम की 1s2, 2 एटॉमिक नंबर था तो क्या थी बोलो 1s2। हम कंपेयर करके आपको बता रहे हैं, जब इसके पास देखो एक हीलियम के पास जब दूसरा हीलियम देखो ऐसे अप्रोच कर गया हीलियम के पास, तो क्या होता है उस वक्त, तब इंड्यूस्ड डाइपोल बनते हैं। पहले डाइपोल नहीं है, देखो इस क्या इस हीलियम के अंदर डाइपोल बने हैं, नो नहीं है डाइपोल। लेकिन जब ये दूसरा हीलियम इसके नजदीक आया तो इसके जो कोई इलेक्ट्रॉन ने दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या किया, रिपेल, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही साइड में चले गए, इसके इलेक्ट्रॉन दोनों इसी साइड में, उधर नहीं है। तो इसके अंदर देखो ये पार्ट इधर क्या आ गया स्लाइड नेगेटिव, इधर वाला पार्ट क्या स्लाइड पॉजिटिव। ऐसे दूसरे वाले हीलियम में इधर स्लाइड नेगेटिव है, ये स्लाइड पॉजिटिव है, और ये अंडर मूवमेंट रहेंगे। तो ये डाइपोल का जो ऑसिलेशन होता रहेगा, स्लाइड पॉजिटिव की जगह स्लाइड नेगेटिव एंड सो ऑन, ऑसिलेशन होता रहे। बोलो ये जो डाइपोल बना इसे इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं। इंड्यूस का मतलब जो किसी की वजह से बना, एक हीलियम के अंदर दूसरे हीलियम की वजह से बना, तो उसको कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। ऐसे ही यहाँ पे एल्काइन और एल्कीन्स के अंदर है, ऐसा नहीं कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो अपने आप ही डाइपोल बन गए। ये डाइपोल कब बनते हैं, when the one ethyne molecule one alkyne molecule approaches the other alkyne molecule, जब वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं तब इंड्यूस्ड डाइपोल बन जाते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे जो लिखा, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए हमने वर्ड यूज किया था यहाँ पे इंड्यूस्ड वन। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि इंड्यूस्ड वर्ड हमने क्यों यूज किया, when these alkyne molecule approaches each other then the induced dipole are formed। So the magnitude of these induced dipole force of attraction will be more in between the alkyne molecules than in between the alkene molecules and the alkane molecules। इसलिए मोर हीट इज रिक्वायर्ड, इसलिए ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी। बोलो किसमें, द मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक। देखो ये जो अट्रैक्शन है सबसे स्ट्रॉन्ग, इसलिए इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे हमें क्या देनी पड़ेगी, हमें देनी पड़ेगी यहाँ पे मोर हीट, यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। और इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जो सबसे वीक डाइपोल बने हैं आपके एल्केन के बीच, हमें क्या देनी पड़ेगी, यहाँ पे लेस हीट इज रिक्वायर्ड। तो जिसमें ज्यादा हीट देनी पड़ी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, उसका ज्यादा, और दूसरे का क्या हुआ, एल्केन का सबसे कम। सो द मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन एल्काइंस molecules in between the alkyne molecules then in between the alkene molecules and the alkane molecules। तो इसलिए ऑर्डर जो मेल्टिंग पॉइंट का होगा, बोलो क्या होगा, सबसे ज्यादा किसका हुआ, सबसे ज्यादा आपका हो गया एल्काइन का, देन एल्कीन्स और उसके बाद एल्केन्स। तो इस टाइप से आप इनको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी ले लेते हैं डाइपोल मोमेंट्स रिलेटेड। जो एल्कीन्स में हमने देखा था, एल्कीन्स आर ऑफ टू टाइप्स, सिस और ट्रांस। तो जो सिस और ट्रांस जो एल्कीन होती है उसमें किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, हम दोनों स्ट्रक्चर देखो ड्रा करेंगे, फिर हम देखेंगे कि सिस के अंदर होता क्या। देखो ये सिस की हमने स्ट्रक्चर ड्रा की, सिस के अंदर क्या है, द सेम ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड। ये है 1,2 डाइक्लोरोइथीन। 1 अगर नंबरिंग करें इसके अंदर तो क्या है, एक को हम 1 कहेंगे और दूसरे को बोलो क्या कहेंगे, दूसरे को 2 पोजीशन कह देंगे, 1 2, तो 1,2 डाइक्लोरोइथीन हो गया। तो इसके अंदर जब हम डाइपोल बनाएं तो कैसे बन पाएंगे, क्योंकि इसमें एक हीटेरो एटम भी आ गया है।
तो कार्बन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्लोरीन. So carbon doubly bonded carbon atom acquires slight positive charge and Cl acquires slight negative charge. Similarly, on the other doubly bonded carbon atom acquires slight positive charge, Cl acquires slight negative charge. And what is the direction of dipole moment? Positive to negative. देखो positive to negative ये dipole moment की डायरेक्शन है, ऐसे ही दूसरे बॉन्ड के ऊपर. That called bond movement. देखो इसको हम बॉन्ड मूवमेंट कहेंगे. तो एक Cl की जो बॉन्ड मूवमेंट बनी है वो जो दूसरे बॉन्ड की बॉन्ड मूवमेंट को कैंसिल नहीं कर पाएगी. तो इन cis isomer the similar group are present on the same side, so the bond moment, हमने वर्ड यूज डाइपोल मोमेंट यूज नहीं किया, तो जो नेट वैल्यू आएगी उसको डाइपोल मोमेंट कहेंगे. यहाँ पे एक बॉन्ड ले रहे हैं, एक सीसीएल बॉन्ड की मोमेंट को क्या कहते हैं? बॉन्ड मोमेंट. दूसरे सीसीएल बॉन्ड की मोमेंट को क्या कहेंगे? बॉन्ड मोमेंट. सो द बॉन्ड मोमेंट ऑफ वन, कौन सा बॉन्ड है बोलो? ये वन सीसीएल बॉन्ड. तो आप लिख भी सकते हैं ऊपर भी आंसर के अंदर भी, द बॉन्ड मोमेंट ऑफ वन CCl bond cannot cancel out the effect of bond moment of other CCl bond. तो इसलिए क्या होगा, वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसमें नेट वैल्यू डाइपोल मोमेंट होगी. लेकिन ट्रांस में अगर आप देखें, देखो उसी टाइप से जो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन. सो कार्बन एटम एक्वायर डबली बॉन्डेड कार्बन एटम एक्वायर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज एंड Cl एक्वायर स्लाइट नेगेटिव चार्ज. सिमिलरली ऑन द other doubly bonded carbon atom acquires slight positive charge and Cl acquires slight negative charge. Now what's the direction of dipole moment? Positive to negative, positive to negative. तो आप यहाँ पे देखिए एक दूसरे के ट्रांस है, 180 डिग्री के ऊपर है, तो क्या होगा? अब बॉन्ड मोमेंट वन CCl बॉन्ड की दूसरे बॉन्ड मोमेंट को कैंसिल कर देगी. सो द बॉन्ड मोमेंट ऑफ वन CCl बॉन्ड, द बॉन्ड मोमेंट ऑफ बोलो क्या? वन CCl बॉन्ड कंप्लीटली कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ बॉन्ड मोमेंट ऑफ अदर CCl बॉन्ड. किसके अंदर? इन trans isomer. तो in trans isomer the similar group are present on the opposite side, so the bond moment of one CCl bond completely cancel out the effect of bond moment of other CCl bond. इसलिए क्या हुआ? Hence the cis alkenes have net value of dipole moment. उसके अंदर कुछ ना कुछ dipole moment होगी, इसके अंदर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी, और दूसरे के अंदर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी? यहाँ पे 0 हो जाएगी. And cis alkene have net value of dipole moment, but the trans alkene have 0 value of dipole moment. इसी बेसिस के ऊपर, डाइपोल मोमेंट के बेसिस के ऊपर हमारे कुछ क्वेश्चन और भी हम याद कर सकते हैं. तो हमारा आंसर बोलो क्या निकला? कि द सिस, जो सिस फॉर्म है उसके अंदर नेट वैल्यू डाइपोल मोमेंट होती है, और इट इज फाउंड दैट वो कितनी होती है, ये आपका डाटा है, ये क्रैमिंग पोर्शन आ जाता है. बोलो कितनी होती है? 1.85, और दूसरे के अंदर आपकी 0 हो जाती है. इसी के साथ इतना आंसर तो यहाँ तक तो कॉमन रहा. उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा बन जाता है. देखो मैं फिर दिखा रहा हूँ, देखो मैं दोबारा लिखा ही, बोलो क्या है? व्हाई cis alkene हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द ट्रांस एल्कीन. बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए अब हम क्या करें? पीछे हमने मेल्टिंग पॉइंट एक्सप्लेन किया था. मेल्ट का मतलब सॉलिड, अगर सॉलिड फॉर्म में आपकी एल्कीन होती है, तो सॉलिड फॉर्म को जब भी हम एक्सप्लेन करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं, तो हमें हेल्प लेनी पड़ती है लैटिस की. लैटिस कि किसकी? क्लोजली पैक्ड लैटिस थी. तो आपने वहां पे देखा था मेल्टिंग पॉइंट वाले क्वेश्चन में, जो ट्रांस एल्कीन है उसकी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है, जैसे अब भी आप देख पा रहे हैं ट्रांस की सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तभी तो इसमें डाइपोल मोमेंट 0 हो गया. सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो क्लोज पैकिंग हमने वर्ड यूज किया था, तो ट्रांस एल्कीन के अंदर क्लोज पैकिंग हो जाती, क्लोजली पैक्ड लैटिस थी, जिसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ी थी, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा था. और सिस एल्कीन के अंदर क्लोज पैकिंग नहीं हो पाई थी, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट कम था. तो हमने जवाब कैसे दिया था मेल्टिंग पॉइंट वाले क्वेश्चन का? ऑन द बेस ऑफ क्लोज पैकिंग. तो सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल के बेसिस के ऊपर. लेकिन ये बात अब आ गई है बॉइलिंग पॉइंट की, लिक्विड है, तो लिक्विड कभी भी उसके अंदर हम लैटिस वर्ड यूज नहीं करते हैं. तो यहाँ पे बात आ जाती है किसके बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे? डाइपोल मोमेंट के. किसके अंदर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ज्यादा है, किसमें नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट है? तो नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट बोलो किसमें है? आपके सिस के अंदर. ट्रांस के अंदर नेट वैल्यू डाइपोल मोमेंट नहीं है, 0 है. तो किसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकती है? सिस के अंदर, क्योंकि इसके अंदर नेट वैल्यू डाइपोल मोमेंट है, और एक्सपेरिमेंटल डाटा भी यही बता रहा था. बोलो कितनी होती है? 1.85, और जो ट्रांसफॉर्म है उसमें कितनी होती है? 0. तो यहाँ तक का आंसर तो हमारा सेम रहेगा. देखो in the cis isomer the similar group are present on the same side, so the bond moment of one CCl bond cannot cancel out the effect of bond moment of other CCl bond. इसीलिए जो आपका cis जो एल्कीन है उनके अंदर नेट वैल्यू डाइपोल मोमेंट होती है, ट्रांस में नहीं होती. इसीलिए आगे क्या लिखे? so there will be the stronger dipole dipole attraction in between the cis isomer and not in between the trans isomer. इसलिए देखो ये सिस की स्ट्रक्चर मैंने दोबारा बनाई, और इनके बीच जो मैंने अट्रैक्शन दिखा दी, कौन सी? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन इनमें हो जाएगी, और इसके अंदर कोई भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं होगी. सो मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द डाइपोल डाइपोल
interaction in between the cis isomer molecule than in between the trans. तो इसलिए cis isomer का क्या होगा, higher boiling point होगा than the trans isomer. तो आपने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट का जवाब हमने किसके बेसिस के ऊपर दिया, आपके डाइपोल मोमेंट के बेसिस के ऊपर। तो दो क्वेश्चन देखो हम इकट्ठे हम यहाँ पे याद कर पाए, पहले डाइपोल मोमेंट का क्योंकि उसी के बेसिस के ऊपर हमारा जवाब था, बोलो किसका, हमारा जवाब किस चीज का था, आपके बॉइलिंग पॉइंट का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं दैट इज द सेट-जेफ रूल स्टेबिलिटी के। तो जिस रूल ने क्या कहा कि इट स्टेट्स दैट मोर द सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर विल बी द स्टेबिलिटी। जैसे एग्जांपल, ये तो अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, इसमें दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर सिर्फ H ही लगे हुए, इट इज द अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। नेक्स्ट हमने देख लिया है दैट इज द सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, देखो एक H हटा के CH3 लगा दिया। अब देखो एक चीज हम आपको बता दें, हाइपर कंजुगेशन थी वो प्रोसेस जिसने इस चीज को एक्सप्लेन किया था। ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है इसकी बोलो क्या है, बोलो ये sp2, और अगला बोलो कौन हो गया ये sp3। ये कंडीशन थी ना हाइपर कंजुगेशन की, आपने पढ़ा था, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होना चाहिए, उसके ऊपर एक sp3 आपका हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम अटैच होना चाहिए, उसके ऊपर H भी हो, देखो H भी है यहाँ पे। तो जितने sp3 कार्बन के ऊपर H होंगे, जिन्हें अल्फा H कह देते हैं, अल्फा हाइड्रोजन्स, उतने ही हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे। जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो पहले वाली एल्कीन तो अनसब्स्टिट्यूटेड थी, उसके अंदर कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम थे ही नहीं। दूसरे के अंदर आपके अल्फा हाइड्रोजन 3 हो गए, तो 3 आपकी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगी, इसलिए मोर स्टेबल एल्कीन हो गई। नेक्स्ट वन में देखें, इसके अंदर देखो ये आपके 3 अल्फा, इधर भी 3 अल्फा हो जाएंगे, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हो गई, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम हो गए, इसलिए मोर हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, 6 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर इसमें बनेंगे। नेक्स्ट में देखें, इसके अंदर भी आपके 3 अल्फा, ये 3 अल्फा और यहाँ पे भी 3 अल्फा, मतलब टोटल कितने हो गए 9 अल्फा। मैं 3 लिख भी देता हूँ साथ के साथ, आपको ध्यान रह जाएगा, यहाँ पे 3 अल्फा है, इसमें भी 3 थे, और यहाँ पे देखो आपके 3 अल्फा थे, तो इसमें 9 अल्फा हो गए, 9 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर इसमें बनेंगी। उसके बाद नेक्स्ट अब की लास्ट स्ट्रक्चर को हम देखें, तो इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, देयर आर दी 12 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके अंदर 12 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बन जाएंगी। तो जो ये सेट-जेफ रूल थी, इसकी जो बात है कि मोर द सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर द स्टेबिलिटी, इसको सपोर्ट किसने किया, कौन सी प्रोसेस थी जिसने सपोर्ट किया, दैट इज द हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन की बेसिस के ऊपर हम इसकी इस बात को बिल्कुल करेक्ट कहते हैं कि हाँ, जो सेट-जेफ ने कहा वो बात बिल्कुल ठीक है। तो व्हाट सेट-जेफ स्टेट्स, इट स्टेट्स दैट मोर द सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो आपकी जो एल्कीन बनी है 1 2 3 4 5, तो आउट ऑफ दीज डिफरेंट एल्कीन्स व्हिच इज मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, 5 is more substituted than the 4 one। देखो सभी के अंदर मैंने लिख दिया, हर एक के अंदर बोलो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। देखो मैं दोबारा से आपके सामने लिख देता हूँ, जो मैंने पहले से चीजें लिखी थी उसको देखो मैं जल्दी से यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, देखो सभी के अंदर। सेकंड वाले में sp2 sp3 सेट था, उसके ऊपर अल्फा है। नेक्स्ट वाले के ऊपर देखो 3 और 3 6 अल्फा, नेक्स्ट वाले पे 9 अल्फा, उसके बाद देखो हमने अल्फा अल्फा लिख दिया, टोटल 12 अल्फा हो गए। तो ऑन मूविंग फ्रॉम स्ट्रक्चर 1 to 4 द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इंक्रीजेस, तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर आल्सो इंक्रीजेस, सो स्टेबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर होती है उतनी ही ज्यादा क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। सो द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज विल बी मोर एज द मोर द नंबर ऑफ द हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। जैसे ही हाइपर कंजुगेशन बढ़ती है, ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, तो खुद की एनर्जी कम हो जाएगी एल्कीन की, और इसलिए स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, तो सबसे कम एनर्जी किसकी रहेगी बोलो, और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी रहेगी। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड मैक्सिमम इन केस ऑफ द स्ट्रक्चर नंबर 5, तो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा निकल गई, और इसीलिए क्या हुआ, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी बच गई, स्ट्रक्चर नंबर 1 की एनर्जी सबसे ज्यादा है। सो एनर्जी 1 की सबसे ज्यादा और 5 की सबसे कम हो गई। तो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होती है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, एनर्जी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, तो लेसर द एनर्जी मोर विल द स्टेबिलिटी। तो स्ट्रक्चर नंबर 5 थी, उसकी आपकी लीस्ट एनर्जी थी, बोलो क्या थी, उसकी लीस्ट एनर्जी थी, इसलिए वो सबसे ज्यादा स्टेबल। तो इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया, स्ट्रक्चर 5 इज मोस्ट स्टेबल एंड स्ट्रक्चर 1 इज द लीस्ट स्टेबल। और ये चीज हम सारी की सारी जो हमारा लेक्चर नंबर 4 था स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, उसके अंदर भी ये सारी चीजें हम आपको एक्सप्लेन पहले से कर चुके होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जो डायरेक्टली सेट-जेफ रूल से ही रिलेटेड था। अभी हमने देखा कि कौन सी सबसे ज्यादा स्टेबल थी, तो देखो अमाउंट ऑफ द हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द एल्कीन इज हाइड्रोजनेटेड इज कॉल्ड एज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो जब एल्कीन है उसकी हाइड्रोजनेशन पॉसिबल है, बोलो देखो क्यों पॉसिबल है,
थोड़ा हम आपको यहाँ पे ड्रा करके दिखा दें। देखो हम ये लिख देते हैं, मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमने हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल और द प्लेटिनम एज द कैटलिस्ट, टेम्परेचर हमें रखना पड़ता है 573 to 673 केल्विन, रिएक्शन इज कॉल्ड एज द सेबेटियर-सेंड्रन्स रिएक्शन, जो हम पहले पढ़ चुके होते हैं। सेबेटियर सेंड्रन्स रिएक्शन एल्केन की प्रिपरेशन के अंदर भी हम ये पढ़ते हैं। और आपके यहाँ पे बोलो क्या बन गया, हाइड्रोजनेशन हुई, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड का ब्रेकेज, और वहां पे एक H आपका लग गया। अगर हम नेक्स्ट ले लेते हैं, देखो ये CH2 डबल बॉन्ड C, एक H हटा के हमने बोला इसके ऊपर क्या लगा दिया, बोले ये CH3, ये एल्कीन हमने ले ली, ठीक है। अगर हम इसमें हाइड्रोजनेशन कर देते हैं, यहाँ पे इसमें हम बोलो क्या कर दें, इसकी भी हाइड्रोजनेशन अगर हम इस एल्कीन की कर देते हैं, देखो इस टाइप से हमने इसके ऊपर एक H लगाया, दूसरा बोलो क्या लगा दिया, CH3। अब क्वेश्चन ये उठा कि अगर सेम रिएक्शन करते हैं और इस प्रोसेस के दौरान ध्यान रखें हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है, बोलो रिलीज। हम सिर्फ एज्यूम करके चलते हैं कि इन दोनों एल्कीन में से कौन ज्यादा स्टेबल है, बताओ शाबाश जल्दी से। अभी हमने पढ़ा था सेडजेफ रूल, तो देखो यहाँ पे ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे आपका C, ये H, एक H और लग गया, देखो ये CH3, देखो एल्केन्स आपके बन जाते हैं। हमने हाइड्रोजनेशन की है, हमने ये पढ़ा था मोर द सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर विल द स्टेबिलिटी। ऊपर वाली जो एल्कीन है जो नॉन सब्स्टिट्यूटेड है ये सबसे कम स्टेबल, देखो ये लीस्ट स्टेबल है। अगर कंपैरिजन करें इसका नीचे वाली से, लीस्ट स्टेबल का मतलब क्या है, कम स्टेबल, तो इसकी एनर्जी मोर है, मोर एनर्जी है इसके पास। नीचे वाली बोलो क्या, ये मोर स्टेबल है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं सिर्फ दोनों में, तो ये मोर स्टेबल ऊपर वाली से। स्टेबल ज्यादा तो एनर्जी बोलो क्या है, लेस एनर्जी, लेस एनर्जी। हम एज्यूम करते हैं, मान लीजिए इसके अंदर 100 जूल एनर्जी है और हम ये एज्यूम कर लेते हैं इसमें 50 जूल एनर्जी है, एज्यूम करके चले, ऐसे ये रियल वैल्यू नहीं है। फिर हमने ये रिएक्शन करवा दी। अब बोलो जब क्योंकि लेस स्टेबल है तो ये क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है। तो 100 जूल एनर्जी, हर कोई चाहता है कि मेरी एनर्जी 20 जूल हो जाए। मान लीजिए हम ये रिएक्शन जब करते हैं तो लास्ट में एनर्जी 20 जूल होने वाली है, स्टेबल होने के लिए मान लीजिए 20 जूल हमने लिख दी, दोनों की एनर्जी सेम मान ली। अब ये बताओ किस में ज्यादा एनर्जी निकलेगी, क्योंकि जो आपकी एल्कीन है अनसब्स्टिट्यूटेड है, वो पहले से लेस स्टेबल है, उसके अंदर पहले ज्यादा एनर्जी है। जब वो उसका हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो 100 को 20 तक जाने के लिए बोलो कितनी एनर्जी लॉस करनी पड़ी, 80 जूल एनर्जी निकलेगी। देखो 80 जूल एनर्जी निकल गई। लेकिन जो नीचे वाला पहले से ज्यादा स्टेबल एल्कीन है उसके पास पहले से कम एनर्जी है। जब हाइड्रोजनेशन करते हैं पहुंचना तो उसी स्टेज के ऊपर है, क्योंकि एल्केन ही बनने, मान लीजिए 20 जूल वाला प्रोडक्ट बन गया। तो कितनी एनर्जी निकली, सिर्फ 30 जूल एनर्जी निकली। तो एनर्जी तो यहाँ पे भी निकली लेकिन 30 जूल निकली। तो आपने क्या देखा, किस में से एनर्जी ज्यादा निकलती है, जिसके पास पहले ज्यादा एनर्जी है, जो कम स्टेबल है। जो कम स्टेबल है उसके पास पहले से ज्यादा एनर्जी है, लाइक द अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो इथीन थी आपकी, तो उसके अंदर से ज्यादा एनर्जी निकलेगी। और इस निकली हुई एनर्जी को हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो निकली हुई एनर्जी का नाम क्या है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बोलो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो पहले वाली एल्कीन उसकी कितनी है, 80। जो सब्स्टिट्यूशन कर दी हमने तो बोलो कितनी होगी, 30। और ज्यादा सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो कितनी एनर्जी निकलेगी। अगर हम और भी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ले लें, देखो अगर मान लीजिए हम एज्यूम करके चलते हैं एक स्ट्रक्चर और, देखो इस टाइप से, और यहाँ पे हम लिख दें एक और CH3 ग्रुप लगा दिया, देखो मोर सब्स्टिट्यूटेड, और हम कह देते हैं मान लीजिए इसकी एनर्जी 40 है, और इसके अंदर सेम वही हाइड्रोजनेशन हम करते हैं इसी टाइप से। देखो ये हमारा बन गया CH3, ये C के ऊपर एक देखो H लग जाएगा हमारा, हमने हाइड्रोजनेशन देखो कर दी, ये प्रोडक्ट बन गया। पहुंचना मान लीजिए उसी स्टेज के ऊपर है 20 जूल तक, तब जाके स्टेबल हो जाएंगे, एल्केन बन जाएंगे। अब 40 है पहले से एनर्जी, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड है, अज्यूम्ड वैल्यू है सिर्फ ये हमारी, कितनी एनर्जी निकली, सिर्फ 20 जूल निकली। तो यहाँ से आपने कंक्लूजन क्या निकाला, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसी एनर्जी है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी निकलती है किस में से निकलती है, सेडजेफ रूल के बेसिस के ऊपर हमने पहले से याद किया। जो ज्यादा स्टेबल है, जिससे पहले वाली सबसे कम स्टेबल है, लास्ट वाली जैसे जो स्टेबिलिटी आपकी बढ़ती जा रही है, मोर द सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर द स्टेबिलिटी। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी सबसे ज्यादा होगी, जो पहले से कम स्टेबल है, वो स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल कब होगा, जब उसकी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल जाए, और तब जाके वो स्टेबल हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये हमने सीखा हमारे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन टॉपिक के बारे में, कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी कम होती है और किसकी ज्यादा होती है। तो नेक्स्ट अब हम प्रोसीड करते हैं, ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजनेशन अमंग द डिफरेंट एल्कीन्स। बोलो किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है, देखो इस ऊपर वाले की 80 है, इसकी 30 है, इसकी 20 है। तो बोलो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज्यादा है, जो अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन थी, इथीन की सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका बन गया था 1 2 3 जो प्रोपीन की, उससे थोड़ी
आपकी कम है, देखो 30 हो गई, उससे अगले की और भी कम हो गई, एंड सो ऑन। तो इस टाइप से आप ध्यान रख पाएंगे। तो इस टाइप से ये आपको कंप्लीट हमने एग्जांपल लेके, एज्यूम्ड वैल्यू लेके आपको इस चीज को समझा दिया है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। अब जो हम आपको सामने अब डायरेक्ट वैल्यू देखो लिखते चले जाएंगे। देखो ये आपके सामने स्ट्रक्चर नंबर 1, जो हमने पहले आपको जब सेट जेफ रूल जो बताया था उसके दौरान जो चीजें हमने लिखी थी वही सेम स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर नंबर 2 देखो, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपकी आ गई है। तो पहले वाली अनसब्स्टिट्यूटेड है, उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होगी, उसमें से एनर्जी सबसे ज्यादा निकलेगी। उसके बाद थर्ड वाला मोर सब्स्टिट्यूटेड, एनर्जी और भी कम निकलेगी। उसके बाद मोर सब्स्टिट्यूटेड, स्ट्रक्चर 4 में से और भी कम एनर्जी निकलेगी, स्ट्रक्चर 5 वाले में से और भी कम एनर्जी निकलेगी। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी सबसे ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा होगी स्ट्रक्चर नंबर 1 की, क्योंकि उसमें एनर्जी सबसे ज्यादा निकलेगी एज कम्पेयर टू स्ट्रक्चर नंबर 5। तो हर एक के अंदर वही बात देखो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 सेट है जिसके ऊपर अल्फा, देखो उसी बेसिस के ऊपर वही मैंने अल्फा हाइड्रोजन एटम लिखे। तो सबसे पहले तो आपको इतनी बात तो लिखनी ही पड़ेगी सेट जेफ रूल वाली कि अकॉर्डिंग टू सेट जेफ रूल, मोर द सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर विल द स्टेबिलिटी, सो द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज, हम लिख देंगे 5 इज मोर स्टेबल देन 4 इज मोर स्टेबल देन 3 देन 2 देन 1, क्योंकि जो 5 वाली स्ट्रक्चर है वो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। फिर एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? स्ट्रक्चर 1 की, सो द एनर्जी ऑर्डर 1 की सबसे ज्यादा है। तो 1 की एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो जब हम उसकी हाइड्रोजनेशन करेंगे तो उसी इसलिए तो उसमें से एनर्जी सबसे ज्यादा निकलेगी। तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोलो क्या होती है? स्टेबिलिटी। अभी तक की बात है कि एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा है? आपकी अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की, स्ट्रक्चर नंबर 1 की। अब हम जब इसमें हाइड्रोजनेशन कर दें हर एक के अंदर, तो किसमें से एनर्जी ज्यादा निकलेगी? ये मैक्सिमम एनर्जी वाला कंपाउंड है, सबसे कम स्टेबल है। लास्ट वाला उसकी सबसे कम एनर्जी है, वो मोस्ट स्टेबल है। इसलिए जब हम इसमें हाइड्रोजनेशन देखो करेंगे, आपका ये जो प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए इसमें जो मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड, कितनी एनर्जी निकलेगी? ज्यादा। हमने एज्यूम के बेसिस पे जो लिखा था, देखो मैं फिर से मान लीजिए आपके लिए लिख देता हूँ। मान लीजिए इस कंपाउंड के अंदर एनर्जी 100 जूल है, दूसरे लास्ट वाले के अंदर मान लीजिए मैं लिख देता हूँ उसी टाइप से, इसके अंदर एनर्जी 50 जूल ही है। तो एनर्जी मान लीजिए कितनी निकल गई? इस कंपाउंड की एनर्जी मान लीजिए 20 जूल है, जैसे हमने लिखा। तो एनर्जी बोलो कितनी निकल गई? 80 जूल निकल गई। देखो मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है, लास्ट वाले में। फिर हाइड्रोजनेशन की, तो प्रोडक्ट हमारा देखो वही बन गया, मान लीजिए इसकी एनर्जी वही 20 जूल है, मान लीजिए हम एज्यूम कर लेते हैं। तो एनर्जी निकली, कम निकली, बोलो कितनी निकली? सिर्फ 30 जूल ही निकली यहाँ पे, तो सिर्फ 30 जूल एनर्जी ही निकली। माइनस साइन लगा देते हैं क्योंकि निकल गई एनर्जी। तो इस निकली हुई एनर्जी को क्या कहते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन डिक्रीजेस। एल्कीन में जो सबसे पहले वाली स्ट्रक्चर 1 है उसमें सबसे ज्यादा निकली, फिर कम कम कम। तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन डिक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम स्ट्रक्चर 1 टू स्ट्रक्चर नंबर 5। तो इसलिए स्ट्रक्चर 1 में सबसे ज्यादा निकलेगी, स्ट्रक्चर नंबर 5 में सबसे कम निकलेगी। तो ये हमने देखो एक डाटा भी यहाँ पे आपके सामने बना दिया है, एक्चुअल डाटा है, ये रियल डाटा है। देखो जो इथीन थी, जो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन थी, हमने ये कौन किया है? नीचे बोलो क्या कर दिया हमने? एक साइड में बोलो हमने क्या दिखाया? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दिखाया। देखो यहाँ पे किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी निकलेगी, और इधर क्या करते जा रहे हैं? बोलो आपके सब्स्टिट्यूशन करते जा रहे हैं। सबसे ऊपर देखिए एल्कीन है हमारी, सिंपल अनसब्स्टिट्यूटेड है। इसकी जब हाइड्रोजनेशन करते हैं तो देखो एनर्जी कितनी निकली? 32.5 एनर्जी निकल जाती है इसमें। नेक्स्ट मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, देखो मोनो सब्स्टिट्यूट, एक आर ग्रुप हमने लगा दिया, इसमें से एनर्जी क्या निकली? उससे कम। देखो उसके बाद हमने डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ले लिया, देखो, और वो भी हमने कैसा लिया? सिस फॉर्म ले ली। बोलो कैसी ली? सिस। उसमें एनर्जी कितनी निकली? देखो 28.5। उसके बाद नेक्स्ट हम ले लेते हैं, कौन लिया? बोलो हमने नेक्स्ट आपकी ट्रांस फॉर्म ले ली। बोलो कौन सी फॉर्म ले ली? ट्रांस। हमने ये पहले ही पढ़ा था, कौन ज्यादा सिमेट्रिकल है? आपका ट्रांस ज्यादा सिमेट्रिकल है, ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल का मतलब उसके अंदर पहले से कम एनर्जी है तो कम ही निकलेगी उसके अंदर से। तो देखो ट्रांस वाला बाद में है, पहले सिस वाला है। तो ट्रांस दो तरह के हो सकते हैं सब्स्टिट्यूटेड, या तो सेम कार्बन के ऊपर देखो आर होते हैं, या देखो इस टाइप से आप दिखा सकते हैं। ये कौन है? बोलो आपके जेमिनल है। बोलो एक ही कार्बन के ऊपर 2 आर लगा दिए, जेमिनल टाइप की है। ये विसिनल टाइप के आ जाते हैं। तो दोनों में देखो सेम एनर्जी यहाँ से निकली है, एक ही। वैसे डिफरेंस सिर्फ 1 किलो कैलोरी पर मोल का ही है। ऊपर कितनी एनर्जी निकली थी? -28.5 एनर्जी निकली, क्योंकि सिस आपकी कम स्टेबल होती है और ट्रांसफॉर्म उससे क्या होती है? ज्यादा स्टेबल। उसके बाद ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, देखो मोर द सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर द स्टेबिलिटी, वो ज्यादा स्टेबल है इसलिए उसके अंदर से कम एनर्जी निकलती है। देखो 26.6 आपकी देखो एनर्जी निकली। उसके बाद उससे नेक्स्ट वाले में क्या निकली? और भी कम। देखो टेट्रा सब्स्टिट्यूट 26, गया ना क्लियर? तो ये हमने डायग्राम के थ्रू आपको बिल्कुल सारी चीजें क्लियर करके बता दी हैं। डायग्राम के थ्रू भी आप समझ चुके हैं यहाँ पे, जो चीज हमने आपको पीछे बताई थी। ये एक्चुअल वैल्यूज आ गई है यहाँ पे कि ये डाटा क्या है जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जो हमने पहले ही बताया था, एल्कीन, एल्काइंस और एरीन्स
मतलब बेंजीन और उससे रिलेटेड कंपाउंड वो एरीन्स कहलाते हैं। तो वो रिएक्टिव क्यों है? बिकॉज दे हैव द रिएक्टिव साइड, मींस दे हैव द डबल और द ट्रिपल बॉन्ड। सो एल्कीन, एल्काइन और एरीन्स दे हैव द रिएक्टिव साइड, मींस दे हैव द डबल बॉन्ड। एल्कीन्स हैव डबल बॉन्ड, एल्काइंस हैव ट्रिपल बॉन्ड, एरीन्स हैव डबल बॉन्ड, मींस बेंजीन रिंग। सो दे आर, बोलो क्या, रिएक्टिव इन नेचर। जैसे एल्कीन है, इसमें डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो इसके अंदर पोलराइजेशन हो सकता है। एल्काइन है, उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, और जो बेंजीन है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर भी डबल बॉन्ड आपके आ गए। तो ये रिएक्टिव इसलिए होते हैं बिकॉज दे हैव द रिएक्टिव साइड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर और एल्कीन और एल्केन्स एसिडिक नहीं होते, ऐसा क्यों? तो आप देखें, सबसे पहले हम इनकी स्ट्रक्चर ड्रा करके देखें। एल्कीन की स्ट्रक्चर, इसके अंदर तो सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ही होते हैं। एल्कीन की स्ट्रक्चर, इसमें एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम हो जाता है। इसके बाद एल्काइन, उसमें एक sp हाइब्रिडाइज कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाली? सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। देखो इसमें इधर सिग्मा बॉन्ड है और ये एक सिग्मा, दो पाई बॉन्ड हो गए। बोलो कितने सिग्मा बॉन्ड है? सिर्फ ट्रिपली बॉन्ड कार्बन दो ही है, तो दो का मतलब sp। इसमें आप देखिए क्यों लिखा था sp2, क्योंकि एक सिग्मा होता है एक पाई, तो एक जो H लगा हुआ है ये भी सिग्मा बॉन्ड से अटैच है। देखो ये जो H है, तो 3 सिग्मा हो गया sp2। और एल्केन में तो 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, चारों सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3। उसके बाद अगर हम बात करें जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम होता है, आपने क्या देखा, वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। एल्कीन और एल्केन्स के अंदर जो आपके डबली और सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम वो sp2 और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होते हैं। तो sp3 है तो इसमें 25% s करेक्टर होता है। बोलो कैसे निकाला? s तो एक ही है ना, डिवाइडेड बाय टोटल 4 है sp3, टोटल 4 ऑर्बिटल है, मल्टीप्लाइड बाय 100 आपका 25 ही आ जाएगा। तो s एक ही है, टोटल ऑर्बिटल 3 है, एक s 2 p, टोटल 3 है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 33% आ जाएगा यहाँ पे। और इसमें कितना आएगा? 1 है, टोटल 2 ही थे, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 50% आपका आ जाएगा। ठीक हो गया? तो इसमें 33%, इसमें 50% एस करेक्टर होता है। मोर द एस करेक्टर मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जितने ज्यादा एस करेक्टर होता है तो एस करेक्टर इज मैक्सिमम किस में हुआ? एल्काइन में 50%, एल्कीन में 33, एल्केन्स में 25%। और मोर द एस करेक्टर मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कौन हो गया? ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम। और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलो कौन हो गया आपका? सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम। तो इसलिए ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम इन एल्काइंस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द डबली और द ट्रिपली सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम इन एल्कीन और एल्केन्स। इसलिए जो H एटम है जो कहाँ पे प्रेजेंट है? बोलो एल्काइंस के अंदर, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम से अटैच है। किससे अटैच है? बोलो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम से ये अटैच है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्या कर सकता है, ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम कौन हुआ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अमंग एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस में? वो एल्काइंस के अंदर हुआ। इसलिए इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बोलो क्या कर लेगा, इसे अट्रैक्ट कर सकता है। H किस फॉर्म में लॉस हो जाएगा? यहाँ से दोनों बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन कार्बन ले जाएगा, H पॉजिटिव लॉस हो सकता है यहाँ पे, जबकि ऐसा नहीं होगा एल्कीन और एल्काइंस के अंदर। So the H atom present on the triply bonded carbon atom of alkyne can be lost as H positive ion. Then the H atom present on the doubly or the singly bonded carbon atom in the alkene of the alkynes. इसीलिए कौन ज्यादा एसिडिक हुए? इसलिए एल्काइंस तो एसिडिक होते हैं जबकि एल्कीन और एल्केन्स एसिडिक नहीं होते। लेकिन एक चीज और बता दें, एल्काइन भी तो दो टाइप की होती है, एक टर्मिनल और एक इंटरनल। देखो कैसे, आपके टर्मिनल वो होते हैं जिसमें दो ही एंड होते हैं। देखो वन एंड सेकंड एंड, दो ही एंड है, दोनों के दोनों कार्बन बोलो क्या है? sp हाइब्रिडाइज्ड हो गए। देखो ये 50% एस करेक्टर। लेकिन ऐसे ही अगर हम ले लें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इंटरनल, इंटरनल में क्या है? एंड वाले कार्बन एटम के ऊपर आपके ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, दो ही एंड है, एक CH3 वाला एंड, दूसरा CH3 वाला एंड। लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है? क्या एंड वाले कार्बन पे? नो, ये तो मिड वाले कार्बन पे है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन तो उनकी भी है 50%, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये भी है। In both of the terminal alkyne or the internal alkyne, the triply bonded carbon atom is sp hybridized, means most electronegative element है दोनों में। लेकिन अब H लॉस होना जरूरी है क्योंकि हमें एसिडिक नेचर एक्सप्लेन करना है। H किस में अटैच है? in the case of the terminal alkyne there is one H atom. In the terminal alkyne the H atom is present on the triply bonded carbon atom, while in internal alkyne there is no H atom on the triply bonded carbon atom, कोई H ही नहीं है। तो जो आपका टर्मिनल एल्काइन है क्योंकि उसके ऊपर H प्रेजेंट है, इसीलिए तो वहां से वो जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम है C और H के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और H अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और H पॉजिटिव आयन लॉस हो सकता है। जबकि टर्मिनल जो आपकी इंटरनल एल्काइन थी उसके अंदर ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर कोई H ही नहीं है। कौन अटैच है? बोलो वहां पे CH3 अटैच, H तो है ही नहीं ना, तो जिसलिए H पॉजिटिव तो लॉस हो ही नहीं सकता, इसलिए वो एसिडिक नहीं होते। तो आउट ऑफ दीज टू विच वन इज मोर एसिडिक? Terminal alkyne. So the H atom present on the triply bonded carbon atom in terminal alkyne can be lost in the form of H positive ion. Hence the terminal alkynes are acidic in nature and internal alkynes are not. नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपनी रिएक्शन के बेसिस पे, ये रिएक्शन आखिर दिखाते कौन है? एल्कीन हो, एल्काइन हो, डाइईन्स हो, कोई एल्कीन हो गए आपके,
इसके अंदर हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है आपके कार्बन कार्बन के बीच में। वही sp2 हाइब्रिडाइजेशन और 33% एस करेक्टर, वो तो कॉमन रहेगा। एल्काइंस ले ले, एल्काइन के अंदर बोलो क्या है, आपके ट्रिपल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, इसके अंदर भी हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन यहाँ पे आपके 50% एस करेक्टर है ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर, अभी हमने पीछे बताया था, लेकिन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम। अगर हम डाईईन्स को देखें तो इसमें बोलो क्या है, वही हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही कार्बन एटम के ऊपर डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है। तो अब हम कैसे करें एक्सप्लेन कि ये आपकी रिएक्शन दिखा सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, वो तो दिखाएंगे ही, बिकॉज ऑल हैव द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑल हैव द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। साइक्लोएल्कीन्स ले लो, उसके अंदर भी तो देखो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है क्योंकि डबल बॉन्ड है, 33% एस करेक्टर होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है, जितने भी आपके सारे के सारे कंपाउंड हैं, क्वेश्चन ये आया इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों चलती है, बिकॉज इन ऑल दिस कंपाउंड, दिस द एल्कीन, एल्काइंस, डाइन्स, साइक्लोएल्कीन्स, दे ऑल हैव द लोकलाइज्ड हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द डबल और द ट्रिपल बॉन्ड, एक्सेप्ट इन केस ऑफ द डाइन्स। डाइन्स के अंदर लोकलाइज्ड नहीं है, इसमें डीलोकलाइज्ड है। इसके अंदर बोलो क्या है, डीलोकलाइज्ड है। देखो डबल बॉन्ड की देखो इस टाइप से मूवमेंट हो सकती है, इसमें डीलोकलाइज्ड है, औरों में लोकलाइज्ड है, वो फिक्स है दो कार्बन एटम के बीच। लेकिन यहाँ पे भी डीलोकलाइजेशन होने के बाद क्या हो जाएगा, आपके जो सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाता है, देखो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, इस एंड वाले पे नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसके अंदर हो जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा क्योंकि सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया है। क्लियर हो गया इतना? तो इसलिए इन सभी के अंदर बोलो कौन अटैक कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक ऑन इट। हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने से देखो ये अटैक कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल का देखो हमने अटैक करते हुए दिखाया, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, सो इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन इट, सो दे कैन शो द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन किस लिए दिखाते हैं, बिकॉज दे हैव द लोकलाइज्ड हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द डब्ल्यू और द ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम्स, व्हाइल इन केस ऑफ द डाइईन्स देयर occurs something separation of charge, one carbon atom, one end of the carbon atom acquire positive charge and other doubly bonded carbon atom acquires the negative charge due to the dispersal of these electrons। साइक्लिक कंजुगेशन नहीं है, साइक्लिक कंजुगेशन होती तो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होती, एडिशन रिएक्शन नहीं होती। सभी में एडिशन रिएक्शन बोलो कौन हो रही है, इन सभी के अंदर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुई, फर्दर देयर इज अ डबल बॉन्ड और द ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन एटम, सो दे कैन शो द एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्योंकि सभी में लोकलाइज्ड डबल बॉन्ड है, हम आपको फिर बता दें, फर्दर देयर इज ए लोकलाइज्ड डबल और द ट्रिपल बॉन्ड, सो दे कैन शो द एडिशन रिएक्शन। और आपके डाइईन में लोकलाइज नहीं, उसका मैंने रीजन बता दिया कि आपके लोकलाइज तो नहीं है, लेकिन जब उनकी मूवमेंट होती है देयर करता सेपरेशन ऑफ चार्ज, हेंस दे कैन आल्सो शो द एडिशन रिएक्शन, इसलिए वो एडिशन रिएक्शन दिखा सकते हैं। एक एंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव आ गया, तो जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं तो जो दो पार्ट होते हैं, मान लीजिए HCl ऐड करना है, एक एंड के ऊपर H पॉजिटिव ऐड हो जाएगा जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, एक एंड के ऊपर Cl नेगेटिव ऐड हो जाएगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। जो ये बात हम आपको बता रहे हैं, ये मैंने इसलिए बताया, देखो अगर हम बेंजीन होता तो बेंजीन में नहीं होती ये एडिशन रिएक्शन, क्योंकि बेंजीन के अंदर डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड है। अब इनकी जब मूवमेंट होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स की, देखो बेंजीन के केस में, तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं होता। देखो रेजोनेंस हमने दिखा दी बेंजीन के अंदर, और रेजोनेंस दिखाने के बाद क्या इसमें सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा, नहीं, सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं होगा, सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन ही बदल गई। लेकिन डाइईन्स के अंदर ऐसा नहीं है, जब पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है तो मूवमेंट के अंदर देयर द सेपरेशन ऑफ चार्ज एंड दस द एडिशन रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस, वहां पे एडिशन रिएक्शन हो जाती है, बेंजीन में नहीं होती एडिशन। So the alkene, alkynes, dienes or the cycloalkenes all can show the electrophilic addition reactions. इसके बाद हम देखते हैं ब्यूटाडाइन जो है कैन शो द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन स्पाइट ऑफ द डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, जो अभी मैंने आपको बता दिया था पीछे। अब हम इसका आंसर अलग से लिख देते हैं। तो डाइन है, इसके अंदर बोलो क्या है, जब इनके पाई इलेक्ट्रॉन्स की देखो जो मूवमेंट हुई, उसके बाद बोलो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स उधर चले गए, उन्हें पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट दिखाई, ये आपकी जो प्रोसेस चली आपकी रेजोनेंस, ये इलेक्ट्रॉन आगे देखो इस तरफ चले गए। सो ब्यूटाडाइन डोंट हैव द साइक्लिक कंजुगेशन, इसमें ए साइक्लिक कंजुगेशन है एंड देयर अकर द सेपरेशन ऑफ चार्ज, इसलिए इसमें बोलो क्या हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और इसी सेपरेशन ऑफ चार्ज की वजह से द ब्यूटाडाइन कैन शो द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन स्पाइट ऑफ द डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसका प्रॉपर आंसर बन जाता है। देखो इलेक्ट्रॉन्स की ये हमने मूवमेंट यहाँ पे शो कर दी। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप इसका जवाब दे देंगे। तो अलग से भी हमने आपको ये लिख के बता दिया कि आप जवाब कैसे दें।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑर्डर क्या होगा। फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो हमने देख ली, लेकिन एल्कीन, एल्काइंस और डाइन्स में अगर हमें ऑर्डर देखना पड़ जाए कि किस में चलेगी फास्ट, किस में चलेगी स्लो, तो अगर हम बात करें एल्कीन्स की, तो एल्कीन्स में हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इसके अंदर जो कार्बन है वो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है, 33% एस कैरेक्टर है। जो 33% लिख रखा है ये एस कैरेक्टर है हमारा। तो इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा यहाँ पे वो तो जरूर ही करेगा। तो इस टाइप से अटैक करने के बाद मान लीजिए किसी कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रोफाइल आया, डोनेट कर दिए गए, जो पिछला कार्बन था उस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकेटाइन नंबर 1 बन गया। सिमिलरली अगर एल्काइन में देखें तो एल्काइन में क्या, हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे भी है, लेकिन आपको दिखने में तो ये दिखता है कि यहाँ पे तो हमारे पास ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एज कम्पेयर टू द एल्कीन, इसलिए जो ये ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर जाने चाहिए, इसलिए इसके अंदर तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और भी जल्दी चलनी चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन एटम है उसकी हम दो तरीके से देखो एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। पहली तो जो अभी हम बोल रहा हूँ वो है कि इसके अंदर जो कार्बन एटम है वो क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, 50% एस कैरेक्टर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली बाउंड रखेगा अपने पास, जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल उसको इजीली डोनेट नहीं करेगा। तो इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन की कंपैरिजन में एल्काइन में स्लो होती है। क्यों, मैंने अभी आपको बता दिया, क्योंकि 50% एस कैरेक्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। द ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। द ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम इन एल्काइन is more electronegative than the doubly bonded carbon atom in alkenes, so which can easily donate their pi electron density. So the alkenes can easily donate their pi electron density towards the incoming electrophile, while the alkynes cannot donate their pi electron density towards the इलेक्ट्रोफाइल, टुवर्ड्स द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इजीली, वो इजीली डोनेट नहीं कर पाते दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो। लेकिन इसका जवाब हम एक बेसिस पे और भी दे सकते हैं, वो है जो डोनेट करने के बाद कार्बोकेटाइन बनता है, इतना लिखने के बाद हम ये भी दिखा सकते हैं। देखो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लीजिए डोनेट कर दी, इलेक्ट्रोफाइल देखो अटैच हो गया, सी और ई के बीच में बॉन्ड बन गया, तो पीछे आपके देखो डबल बॉन्ड और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे देखें कार्बन एटम कार्बोकेटाइन 1 में किस पे प्रेजेंट है, एक ऐसे कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट है जो कि बोलो क्या है, अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो ये एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, और ये बोलो कौन है, ये आपका एक sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल रहता है, आप पहले बेसिक फैक्ट है ये, पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम। तो बोलो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों में कौन हुआ, आपका जो ये कार्बोकेटाइन नंबर 1 में जो कार्बन है ये इसके अंदर सिर्फ 33% एस कैरेक्टर है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू जो sp जिसमें 50% एस कैरेक्टर वाला कार्बन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के ऊपर लेस स्टेबल रहेगा। तो इसलिए कौन सा कार्बोकेटाइन जल्दी बनेगा, पहले वाला कार्बोकेटाइन इजिली बनेगा, सेकंड वाला इजिली नहीं बनेगा। जो बनेगा नहीं तो इट मींस वो रिएक्शन धीरे ही चल रही है, वही तो हम बता रहे थे, एल्काइन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन स्लो चलती है और एल्कीन के अंदर मोर इजीली चलती है। तो कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर भी हम स्टेप से एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली भी हम बता सकते हैं जैसे बताया। नेक्स्ट आ जाती है डाइईन्स। डाइईन्स के अंदर भी हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, वही 33% एस कैरेक्टर है, और ये इसके अंदर डीलोकलाइजेशन हो जाती है पाई इलेक्ट्रॉन की, और डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या होगा, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को इधर क्या कर देगा, डोनेट, और ये बन गया आपका कार्बोकेटाइन। लेकिन ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, 1, 2 और 3 में सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों, देखो वो कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ये जो कार्बोकेटाइन जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये आपका sp2 है। दिखने में तो आपको ये लगता है सर ये तो वैसा ही बन गया जैसे आपके कार्बोकेटाइन 1 जैसा है, लेकिन इट इज मच मोर स्टेबल देन द कार्बोकेटाइन नंबर 1, वही sp2 होने के बावजूद। क्यों, देखो रेजोनेंस प्रोसेस चल पड़ी, वो कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो अल्टरनेटिवली प्रेजेंट है डबल बॉन्ड से, मल्टीपल बॉन्ड से, सो द डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज टेक्स प्लेस ड्यू टू द रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस चली, डिस्पर्सल हो गया, दोनों पाई इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन है देखो उनकी मूवमेंट हमने दिखा दी, एंड कार्बन एटम के ऊपर कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज, सो देयर द डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस की वजह से डिस्पर्सल हुआ, तो इसलिए ये कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन बना आपका, 1, 2 और 3, सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन नंबर 3 है, क्योंकि वो कार्बोकेटाइन रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो गया, उसमें ज्यादा डिस्पर्सल हुआ पॉजिटिव चार्ज का। पहले वाला जो कार्बोकेटाइन है वो आपका कम स्टेबल है, और सॉरी उससे थर्ड वाले से, और जो 2 वाला है वो सबसे कम स्टेबल है आपका। क्लियर हो गया इतना। उसके बाद हम देखते हैं, इन्हीं की बातों को लिख देते हैं। आफ्टर डोनेटिंग द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, द कार्बोकेटाइन नंबर 3 is stabilized to a large extent due to the dispersal of positive charge by resonance as compared to the carbocation number 2 and 1। इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, कार्बोकेटाइन नंबर जो 1 है। फर्दर कार्बोकेटाइन 1 is
बोलो क्या है आपका, मोर स्टेबल देन द कार्बोकेटाइन नंबर आपका 2, 1 और 2 में भी तो फिर हमें कंपेयर करना था, इज मोर स्टेबल हमें लिखना है, देखो यहाँ पे स्टेबल हम लिखना है, यहाँ पे भूल गए। सो कार्बोकेटाइन नंबर 1 इज मोर स्टेबल देन कार्बोकेटाइन नंबर 2। ऐसा क्यों, वो हमने पहले ही बता दिया था, बिकॉज इन कार्बोकेटाइन नंबर 1 द पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम एंड इन कार्बोकेटाइन नंबर 2 द पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम। इसलिए जो ऑर्डर होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, वो बोलो किस में ज्यादा हुआ, कौन ज्यादा रिएक्टिव हुए टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, द डाइईन्स आर मोर रिएक्टिव देन द एल्कीन्स एंड एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन द एल्काइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कंपटीशन में तो ऐसे ऑर्डर आपसे पूछा ही जा सकता था। तो ये था ऑर्डर। तो ये आपने देखी डिफरेंट, आपने नोमेनक्लेचर देखा पहले आपके एल्कीन्स का, उसकी क्लासिफिकेशन, और उसके बाद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। उन प्रॉपर्टीज में आपने ये भी देखा कि आपके जो ये डबली बॉन्डेड ट्रिपली बॉन्डेड डाइईन्स जो है वो कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिर उनमें कंपैरिजन भी देखा आपने कि किस में वो रिएक्शन फास्ट होती है, किस में स्लो होती है, मींस रेट देखा आपने, ऑर्डर देखा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का। तो इसके बाद लास्ट में हम ये और देख लेते हैं अपना क्वेश्चन के, अगर हमारे पास एल्कीन ही दे दें, सारी ही एल्कीन हो, फिर किस में जल्दी चलेगी रिएक्शन। फॉर एग्जांपल एक इथीन हो आपके पास, उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया और आपके पास ये बन गया कार्बोकेटाइन नंबर 1, इलेक्ट्रोफाइल के अटैच। फिर हमने दूसरी एल्कीन ली प्रोपीन, इसमें क्या हुआ, आपके जो हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रोफाइल के पास देखो इलेक्ट्रॉन दिए गए, और कैसे दिए जाएंगे, टर्मिनल कार्बन की तरफ, क्योंकि उसके बाद जो कार्बोकेटाइन बनता है वो आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनता है। समझ गए, वो कार्बन जिसमें पॉजिटिव चार्ज वो दो कार्बन से अटैच है, तो इसलिए टर्मिनल कार्बन के थ्रू ही जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट किए जाएंगे। कार्बोकेटाइन नंबर 2 बन गया। थर्ड स्ट्रक्चर ले लेते हैं, फिर इससे फिर टर्मिनल कार्बन एटम की तरफ आपके जो डोनेट किए जाएंगे, हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे भी है, और इस टाइप से ये आपका बन गया आपका टर्शियरी कार्बोकेटाइन। अब क्वेश्चन ये उठा है यहाँ पे, देखो क्या क्वेश्चन है, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए गए थे तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर नंबर 2 वाले में यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, ये आप करेक्शन कर लेना सभी, ये आप सभी करेक्शन कर लेना। यहाँ पे ये CH2 था, हम ये CH2 लगा देंगे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। तो हमने क्या बताया, जो पहले वाला कार्बोकेटाइन बना वो आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, फिर उसके बाद जो सेकंड जो बना वो आपका बोलो क्या है, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन। जो सेकंड बना वो आपका बोलो क्या बना है, वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना है। और नेक्स्ट वन में बोलो क्या बना आपका, टर्शियरी कार्बोकेटाइन बना। और ये हम जानते हैं टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी कार्बोकेटाइन। This after donating the pi electron density to the incoming electrophile, the tertiary carbocation thus formed is stabilized to a large extent than the secondary carbocation, जो number 2 है, and the primary carbocation. So order of electrophilic addition reaction will be, बोलो किसमें ज्यादा होगी, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के बाद ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया हो। ज्यादा स्टेबल किसमें बना है, स्ट्रक्चर नंबर 3 के अंदर, 2 मिथाइल प्रोपीन के अंदर। तो इसलिए बोलो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसमें फास्ट होगी, 2 मिथाइल प्रोपीन में मोर इजीली होगी देन द प्रोपीन देन द इथीन। तो ये हमने आपका ऑर्डर देखा अमंग दीज डिफरेंट एल्कीन, ये एल्कीन के अंदर ही हमने कंपैरिजन किया। तो इस टाइप से ये थी डिफरेंट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी। थैंक यू।